आज विश्व कैंसर दिवस है और हमारे बीच में उपस्थित हैं आपके प्रधानाचार्य जी, कानपुर से आए हुए डॉक्टर अवधेश कुमार दीक्षित जी जो सेवानिवृत्त जेपी कैंसर इंस्टीट्यूट के निदेशक भी रह चुके हैं। हमारे बीच में है पीजीआई से डॉक्टर प्यारी भट्टाचार्य जी, वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ हैं, और डॉक्टर प्रेरणा कपूर जी, और NRHM के महाप्रबंधक डॉक्टर अनिल मिश्र जी जो बहुत अच्छे कवि भी हैं। कैंसर की जो बीमारी है हम सभी जानते हैं, जैसा अभी डॉक्टर PK सिंह साहब बता रहे थे कि समाज में भी कैंसर है और मनुष्य के शरीर में भी कैंसर है, और जब कहीं भी कैंसर होता है तो इस बीमारी से ही हम सब लोग घबरा जाते हैं। एक समय था जब कैंसर बीमारी असाध्य थी, पर अब साध्य है अगर शुरुआत में इसकी जानकारियां हमें मिल जाएं, पूरी तरह से साध्य है। मैं आप बच्चों को ये भी बता दूं, कार्यक्रम के बाद हमारे डॉक्टर जब बोल देंगे तो आप लोग उनसे प्रश्न करेंगे, और जो प्रश्न करेगा सभी को एक प्रमाण पत्र आपके प्रधानाचार्य जी द्वारा LTU ट्रस्ट द्वारा प्रदान किया जाएगा। कार्यक्रम की समाप्ति पर मैं सबसे पहले सम्मानित अतिथियों को मंच पर बुलाना चाहूंगा और हर्षवर्धन जी से निवेदन करूंगा कि वो मंच पर लेके आए प्रधानाचार्य डॉक्टर SP सिंह साहब को। डॉक्टर अवधेश दीक्षित जी, डॉक्टर अनिल मिश्र जी, डॉक्टर प्यारी भट्टाचार्य जी, डॉक्टर प्रेरणा कपूर। मैं सम्मानीय अतिथियों से साथ में निवेदन करूंगा कि मां फाउंडर ट्रस्टी मिस्टर और के साथ मैं चाहूंगा कि आप प्रतीक चिन्ह की हमारे प्रतीक चिन्ह और LTU सम्मान हर कार्यक्रम में देते हैं। डॉक्टर AK सिंह साहब की वो 5 मिनट का जो प्रदर्शन होना है, स्वागत संबोधन की बात करें। हाँ, उसकी बात करेंगे। आइए श्री हर्ष। नमस्कार,
मैं हर्षवर्धन अग्रवाल, फाउंडर ट्रस्टी हेल्प यू एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से विश्व कैंसर दिवस पर आयोजित वर्कशॉप कैंसर जस्ट बीट इट में सभी अतिथियों का स्वागत करता हूँ। नेशनल पीजी कॉलेज के प्रिंसिपल आदरणीय श्री एसपी सिंह साहब, विनोद धवन साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इतने कम समय में हमें हॉल उपलब्ध कराकर इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए अनुमति दी। कृपया ताली जाकर एक बार हमारे डॉक्टर अनिल मिश्रा जी, अवधेश दीक्षित जी, प्रेरणा कपूर जी, डॉक्टर बिहारी भट्टाचार्य जी का भी हार्दिक स्वागत है, जिन्होंने आज इस कार्यक्रम में आने का अपना मन बनाया और कैंसर के प्रति हम लोग को जागरूक करने के लिए आए। हमारा शरीर एक मशीन की तरह होता है, जिस तरह मशीन में खराबी आती है उसी तरह से इंसान के शरीर में भी कई तरह की समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। इन समस्याओं को हम बीमारी का नाम देते हैं, जिसमें से बड़ी जटिल बीमारी है कैंसर। आज हम लोग इसीलिए इकट्ठा हुए हैं, इसके ऊपर कोई विचार विमर्श करेंगे और कोशिश करेंगे कि इससे कैसे बचा जाए। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। मेरा नाम सूरज है, लेकिन मेरी जिंदगी आम नहीं है। मैं दर्द में हूँ, तकलीफ में हूँ, लेकिन फिर भी खुशियों की वजह ढूंढता हूँ। आखिरी बार मैं खुश तब था जब मुझे मेरे कॉलेज में 26 जनवरी के प्रोग्राम में पहला इनाम मिला था। जनवरी 2014। माँ, पापा, 26 जनवरी के प्रोग्राम में मुझे पहला इनाम मिला है। बधाई हो बेटा, बधाई हो, बधाई। अपनी माँ से मिलो। माँ, आप खुश नहीं है क्या? नहीं बेटा, मैं बहुत खुश हूँ। मैं तुम्हारे लिए अभी मिठाई लेके आई हूँ। कैसे बता दूँ अपने बेटे को कि वो किस तकलीफ से गुजरने वाला है। कैसे बता दूँ अपने बेटे को, कैसे उसकी खुशियाँ भूल कर दूँ। ये लो बेटा मिठाई को। तुमने मेरा नाम बहुत ऊंचा किया, मैं तुम्हारे ऊपर बहुत फख्र है। जाओ आराम करो। आप क्यों नहीं बता देते उसे? ऐसे बताओ उसको, तुम क्यों नहीं बता देती हो? मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं उसे बता पाऊँ। ये रिपोर्ट दे दीजिए। रिपोर्ट क्या? देख लो एक बार अपनी संतुष्टि के लिए, देख लेना। अरे सर मैं हेलो राहुल। हाँ भाई। भाई तू घर आ जा। अरे भाई हुआ क्या? भाई तू घर आ बस। अरे बता दो। तू घर आ। क्या हुआ बे? भाई भाई मैं पहले भी तेरे साथ था और आगे भी तेरे साथ ही रहूंगा। जिंदगी में कोई भी अच्छी या बुरी सिचुएशन है, हम तुम्हारे साथ रहेंगे। तू चल अभी डॉक्टर के पास चल। डॉक्टर, मैं ठीक तो हो जाऊंगा। हम दवा तो दे सकते हैं, पर उसके साथ तुमको अपनी इच्छा शक्ति को भी प्रबल करना पड़ेगा। आज मेडिकल साइंस ने बहुत एडवांस, बहुत डेवलपमेंट की है। एक समय था जब कैंसर से लड़ना बहुत मुश्किल था, पर अब हम इस जंग को जीत सकते हैं। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारा परिवार, तुम्हारे दोस्त सब तुम्हारे साथ हैं, और हम लोगों से जो हो सकेगा वो हम करेंगे। तुम्हारी जीत एक मिसाल होगी बाकी कैंसर पेशेंट के लिए। तुम रुको, अभी तुम्हारी कीमो होने आ रही है। उठो सूरज, मैं आशा हूँ, उम्मीद की किरण हूँ मैं। तुम हिम्मत मत हारना। ये रात जरूर ढलेगी, इसके बाद दिन जरूर आएगा। ये सूरज कभी नहीं जगेगा। ये अंधेरी रात हमेशा तुम्हारी जिंदगी में बनी रहेगी।
नहीं सूरज, इसे जीतने मत लेना। उठो सूरज। कैंसर एक दीमक की तरह है जो आदमी को अंदर से खोखला बना देता है। मैं इसे खोखला बनाऊंगा। ये देखिए, ये सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं है। ऐसे हजारों परिवार और हजारों कैंसर से पीड़ित मरीज रोज जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्हें डॉक्टर के साथ साथ उनके परिवार और आप सभी के योगदान की जरूरत है। आप सभी के साथ की जरूरत है और एक प्रबल इच्छा शक्ति की जरूरत है। हमारा आपसे बस यही निवेदन है कि आप किसी भी स्तर पर कैंसर के मरीजों के लिए कोई भी योगदान देंगे तो वो बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा। धन्यवाद। ये इस बात के पास हमको जसकिरण और अखंड, ये दो बच्चे कॉरिडोर में मिले थे और मैंने कहा था पूरा ग्रुप नहीं मिला था, तो इन बच्चों ने इतनी देर में सब अरेंज किया और एक प्ले किया, जैसा भी रहा लेकिन बहुत ही अच्छा रहा। और जसकिरण एंड अखंड प्रताप सिंह के ग्रुप जो हमारा है, बीकॉम के सारे बच्चे हैं, कॉमर्स फैकल्टी के सारे बच्चे, और इन बच्चों ने बहुत ही अच्छा प्रेजेंट किया। बहुत बहुत धन्यवाद। एक कागज मैं माननीय डॉक्टर एसपी सिंह प्रधानाचार्य जी द्वारा हेल्थ ट्रस्ट के संस्थापक आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित मंच पर आसीन डॉक्टर प्रेरणा कपूर, MD मेडिसिन SGPGI, डॉक्टर पियाली भट्टाचार्य DCH MD पीडियाट्रिक्स SGPGI, डॉक्टर अनिल कुमार मिश्र महाप्रबंधक NHRM, डॉक्टर AK दीक्षित एक्स डायरेक्टर JK कैंसर इंस्टीट्यूट कानपुर, और उपस्थित सभी आज के गणमान्य अतिथि, महाविद्यालय के स्टाफ और स्टूडेंट्स। आप सभी जानते हैं आज वर्ल्ड कैंसर डे है। कैंसर डे के रूप में इसे हम मनाते हैं और जो मैसेज देने के लिए किसी दिन को मनाया जाता है, वो मैसेज एक छोटे से नाटक ने जो इन बच्चों ने दिया, शायद हम 1 घंटा भाषण करते तो वो मैसेज कन्वे नहीं कर पाते, जो मैसेज छोटे से 1 मिनट 2 मिनट के नाटक में आपको कन्वे कर दिया। इस दिन का यही उद्देश्य था, आपको ऐसा मैसेज कन्वे किया जाए कि जो आप समझ जाएं कि ये दिन क्यों सेलिब्रेट किया जा रहा है, क्यों आज इसे हम मना रहे हैं, क्यों इसे हमने फोकस में इवेंट चार्टर में लिया गया कि इस डे को हम कैंसर डे के रूप में लेंगे। मैसेज आपको दिक्कत ये है, परफेक्टली ये मेडिकल इशू है। तमाम सारे डॉक्टर्स के पैनल यहाँ आपके सामने बैठे हुए हैं। मेरे ख्याल में आपके मन में अगर कोई सवाल उठते हैं किसी भी तरह के, तो उनसे अगर शुरुआत करेंगे तो आपको ज़्यादा आनंद आएगा। और इस सेशन का जो वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की है हर्षवर्धन साहब ने, उसका जो पर्पज होगा वो सबसे ज़्यादा फुलफिल होगा, क्योंकि वो डायरेक्ट कम्युनिकेशन आपके साथ होगा। डॉक्टर हैं, फील्ड है आपके पास, एक्सपीरियंस है, सारी चीज़ों को आप जानते हैं, लेकिन आप क्या जानना चाहते हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो सीधा सवाल जो आपके मन में बन रहा हो उसे तैयार कर लें और वो सवाल सीधे सीधे इस ऑडियंस में कर लें, तो आपको डायरेक्ट आंसर अक्सर लोगों से मिलेगा, वो ज़्यादा आपके लिए लाभकारी होगा। मैं नहीं जानता, मैं डॉक्टर तो हूँ नहीं, मैं इस सब्जेक्ट को जानता हूँ, लेकिन जो सोशल इम्प्लीकेशंस इसके हैं वो इतने ज़्यादा हैं कि शायद उसकी बड़ी कहानी है। मेडिकल इम्प्लीकेशंस इसके कितने हैं वो अलग इशू है, वो आप डॉक्टर साहब लोगों से जानेंगे, और सोशल इम्प्लीकेशंस भी आप डॉक्टर साहब लोगों से उस पर सवाल पूछ सकते हैं कि आप इनको टच कर सकते हैं, इनका जूठा खा सकते हैं, इनके साथ रह सकते हैं, इनके बेड को शेयर कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों को आप जान सकते हैं। 2 चीज़ें वास्तव में बड़ी दिक्कत तलब है जो पूरी मानवता के लिए, पूरे ह्यूमन सोसाइटी के लिए हिसाब कह लीजिए या जरूरत कर लीजिए। एक सबसे बड़ी चीज़ तो ये बीमारी है, और बीमारी का इलाज जितना महत्वपूर्ण है उससे ज़्यादा ये है अगर इसका कोई प्रिवेंशन होता हो, इसकी कोई रोकथाम होती हो,
तो वो बड़ा उपाय है। अगर हम इसकी रोकथाम कोई कर सकते हैं, इसके प्रिवेंटिव मेजर कोई हमारे पास है, तो शायद सबसे अच्छा उपाय होगा और हमें डॉक्टर के पास से जाने से भी मुक्ति मिल जाएगी, और ना जाना पड़े तो डॉक्टर के पास तो शायद और अच्छा उपाय होगा। और दूसरी चीज पुलिस भी है, ना जाना पड़े पुलिस के पास तो बहुत अच्छा है, उसका भी प्रिवेंशन अगर आपके पास कोई है। ये दो ऐसी चीजें हैं जो दोनों आपके हाथ में हैं। पुलिस का प्रिवेंशन भी आपके पास है कि आप कानून के साथ चलिए, कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको जाना नहीं होगा। जाने के बाद की कहानी क्या होगी वो तो डिफरेंट इशू है। और उसी तरह से प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आप पढ़ते आए हैं, बहुत पहले से पढ़ते आए हैं, उन इश्यूज को अगर अपने ध्यान में रखेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि ये डायरेक्ट सेशन आपके लिए ज्यादा होगा। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधानाचार्य जी का। और आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं विद्यार्थियों के, इतने अच्छे शो में प्रधानाचार्य हैं आपके। मैं उनका बहुत बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। अब मैं डॉक्टर प्यारी भट्टाचार्य जी को आमंत्रित करता हूँ। गुड, यंग, जवान, बिल्कुल एनर्जी से परिपूर्ण, वेरी नाइस। थैंक यू फॉर बीइंग हियर। मैं आप लोगों को थैंक यू कहूँगी कि आप लोग यहाँ हो, आप लोग हमारी बात को सुनोगे और इस बात को बढ़ाओगे कि कैंसर में क्या जानना चाहिए, क्या अवेयरनेस होनी चाहिए। कैंसर बहुतों को होती है, लेकिन कैंसर के बारे में क्या आप लोग जानते हो? क्या आप लोग जानते हो? नो, नॉट मच। तो कैंसर के बारे में सब लोग सिनेमा देखते हो? सवेरे जुहू बीच बॉम्बे में हम घूमने चलते हैं मॉर्निंग में। वहां एक लड़की मिलती है, बिल्कुल सिनेमा प्लॉट है। वहां एक लड़की मिलती है जो सर झुकाए हुए अपने कुत्ते के साथ चली जा रही है। देख के लग रहा है बड़े इमोशनल क्राइसिस में है, बाल है नहीं, करीब 22-23 साल की लड़की। कभी देखा है ऐसा आप लोगों ने? 22-23 साल की लड़की गंजी क्यों होगी? मन में बड़ा ख्याल आया कि भाई ये क्या स्टार ट्रेक में फिल्म में रोल करने जा रही है, इन्होंने अपना बाल गंजे करवा लिए। 2 मिनट के लिए वहीं जुहू बीच पे रुक गए, बात की, पता चला उनको कैंसर था, उनको कीमोथेरेपी चल रही है। सब बाल उतर गए हैं, वेरी फ्रेल लुकिंग गर्ल। तो बताइए कि हमें कैंसर था, इसलिए हमें कीमोथेरेपी हो रही है। बहुत डिप्रेस्ड, जिंदगी से थोड़ी सी परेशान। ये है हमारे आज के 22, 24, 30, 45 साल वाले लोग जो कि प्राइम एज में हैं। You don't need hair to be beautiful, because हम लोग सब सोचते हैं, हमारी जितनी लड़कियां यहाँ हैं, इवन लड़के आजकल हेयर ट्रांसप्लांट करा रहे हैं, तो सब सोचते हैं बड़े सुंदर लगेंगे हम लोग, बड़े अच्छी लटें होंगी, बड़े सुंदर लगेंगे। बट ब्यूटी इज नॉट देयर। ब्यूटी इज इन द स्ट्रगल, इन द फाइट, इन द अवेयरनेस जो आप पुट अप करते हो अगेंस्ट कैंसर। आज जब आप यहाँ से निकल के जाओगे, यू विल बी अवेयर ऑफ व्हाट इज कैंसर, एंड हम एज ए डॉक्टर एक्सपेक्ट यू टू बी मैसेंजर्स ऑफ दिस अवेयरनेस एंड स्प्रेड दिस अवेयरनेस टू अदर पीपल कि आपको कैसे करना चाहिए, कैसे बिहेव करना चाहिए, क्या देखना चाहिए। इन सारे लोगों को आप लोग पहचानते हो? इसमें से देखिए आपके फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सनालिटी हैं, इनको आप पहचानते हो? ये कौन है? कैंसर। इनको आप पहचानते हो? ये जो है अनुराग बासु, यस, कैंसर। इनको आप पहचानते हो? दिस लेडी लेजर रे, कैंसर। मनीषा कोइराला एंड द लास्ट वन मुमताज, सब कैंसर से सफर कर चुके हैं। कोई ब्लड कैंसर,
कोई कैंसर कम है, कम है, कम है, बट पॉपुलेशन भी तो ज्यादा है। अल्टीमेटली जब स्टैटिस्टिक्स देखे गए तो वी फाउंड दैट कम नहीं है, इट इज ऑन द राइज। और WHO ने ये कह दिया कि 2025 सन में जो आज की स्टैटिस्टिक्स हैं, 2 मिनट में 1 केस डिटेक्शन होता है, वो 5 गुना बढ़ जाएगा। So 2025 we will have so many casualties, और हमारे देश में हाईएस्ट रेट ऑफ वुमेन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, और स्पेशली यहाँ यूपी में गैंजेटिक बेल्ट में गॉल ब्लैडर कैंसर्स खूब मिलते हैं, अच्छे खासे राइज कर रहे हैं। द प्रॉब्लम विद दीज कैंसर्स, आधे लोग डिटेक्ट ही नहीं हो पाते हैं क्योंकि दे गो वेरी वेरी लेट, उनको पता ही नहीं चलता है कि हमें कैंसर है और हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए और जाना चाहिए। तो आधे से ज्यादा तो डिटेक्शन ही नहीं होते हैं। आधे से ज्यादा जब पहुंचते हैं तो ऐसी स्थिति में होते ही नहीं हैं कि उनके साथ कुछ किया जा सके। तो 70% of these patients die in the first year of their lives. Not only that, ये उस एज ग्रुप को ज्यादा इफेक्ट करने लग गया है 30 to 60 वाले एज ग्रुप में, which is the productive age group, जिसमें इंसान ब्रेड अर्नर बनता है, शादी होती है, परिवार होता है, कमाई होती है, उस परिवार को वो पालता है। तो आप समझ सकते हैं कि इन चीजों के साथ कितनी सारी चीजें जुड़ी हैं। जैसे कि प्रिंसिपल साहब ने भी कहा था कि इकोनॉमिक बर्डन तो होता ही होता है, बिकॉज इसमें बहुत खर्चा होता है। दूसरी चीज एक मेंटल स्टेटस, जो कि बच्चों ने आपको दिखाया कितना डिप्रेसिव स्टेटस होता है, क्योंकि जानकारी नहीं होती है, क्योंकि पता नहीं होता है कि आज हम हैं, कल हमारा क्या हश्र होगा। सो इकोनॉमिक एंड मेंटल बर्डन दोनों चीजें बहुत तगड़ी होती हैं। तो वी आर ऑन द ग्लोबल राइज एंड दिस इज ए ग्रिम रियलिटी। अब कैंसर होती क्या चीज है? कैंसर बने नॉर्मल सेल जो होती है वो अपने ग्रोथ से ज्यादा ग्रोथ करने लगती है। इट स्टार्ट्स अनकंट्रोल्ड ग्रोथ, उसके ऊपर कोई अंकुश नहीं रह जाता है। जैसे कि आप लोगों ने सोचा होगा कि हम आज जो है बहुत तेज गाड़ी चलाएंगे, तो अगर आप गाड़ी कंट्रोल में नहीं रखोगे तो गाड़ी तो एक्सीडेंट करेगी। सिमिलरली अगर ये सेल ग्रोथ कंट्रोल में नहीं रहेगी बॉडी के, तो होगा क्या कि ये अनकंट्रोल्ड अबनॉर्मल सेल बनना शुरू करेंगे। सो जब ये अनकंट्रोल्ड ग्रोथ करते हैं, ये भूल जाते हैं, इनकी मेमोरी में ही नहीं होता है कि आपको सेल्फ डिस्ट्रक्ट भी करना है, नए सेल्स को ग्रोथ होने भी देना है। आप लोगों को पता होगा, आप लोग में कई साइंस के छात्र होंगे, पता होगा कि हमारे आरबीसी भी सेल्फ डिस्ट्रक्शन होता है और 120 दिन बाद फिर से ये नए आरबीसीज आते हैं। इस तरह से हमारे बॉडी में जैसे स्किन के कई सेल्स होते हैं वो घिस के निकल जाते हैं, हमारे सेल्स सेल्फ डिस्ट्रक्ट करते हैं और नए को आने का मौका देते हैं। बट दीज सेल्स दे फॉरगेट, और जो हेल्दी सेल्स होते हैं उनको ये भगा देते हैं और खुद ये अबनॉर्मल सेल्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसमें आप देखिए किस रेट पे वो रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं। एंड 1 मिलियन कैंसर सेल जब हो जाता है तब वो एक पिन के सुई के नोक के बराबर दिखता है। इसलिए डिटेक्शन बहुत बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जब तक आप चेतोगे तब तक वो बिलियंस में चला गया होगा। तो दिस इज हाउ इट इज रिप्रोड्यूसिंग। अब साइंस एंड सिम्टम्स में कोई भी चीज अगर ज्यादा होगा, बहुत परसिस्टेंट कफ हो रहा है, हमारे जानने वालों में है साल भर से खांसी खांसी खांसी, आवाज में थोड़ी सी चेंज, जब भेजा गया तो पता चला कि उनको लैरिंजियल कैंसर है, मतलब वोकल कॉर्ड में कैंसर हो गया है। सिमिलरली डिफिकल्टी इन स्वॉलोइंग हो रही है, आप खाना खाते वक्त बार बार गले में अटक रहा है, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है आपको, या रेगुलरली एक इनडाइजेशन के आप शिकार हैं, आप सोच रहे हैं कि कोई बात नहीं हमको थोड़ा एसिड हुआ होगा। छोटे छोटे वुंड जो हील नहीं करते हैं, घाव बन जाते हैं।
कोई आपका छोटा सा मॉल हो, लेडीज सोच रही हो अच्छा मेरा बड़ा सुंदर सा मॉल है, यहाँ बड़ा अच्छा ब्यूटी स्पॉट है, बट उसमें कोई सडन चेंज हो जाए, एकदम से बड़ा हो जाए या एकदम से इरेगुलर हो जाए या उसका कलर में कोई चेंज आए, अनयूजुअल कोई ब्लीडिंग हो, कोई डिस्चार्ज होना शुरू करे। मेनली लेडीज में जो होता है वो हमारे देश में ब्रेस्ट कैंसर होता है और यौन अंगों का सर्वाइकल कैंसर बोलते हैं हम लोग, यूट्रस के नीचे वाले हिस्से का, उसका कैंसर होता है। और जो मेल्स में होते हैं वो मोस्टली कोलोनिक कैंसर्स या ब्लैडर कैंसर्स होते हैं। इनके कई नाम होते हैं, चाहे उनको कार्सिनोमा बोलो, चाहे ल्यूकीमिया बोलो, चाहे लिम्फोमा बोलो, चाहे सार्कोमा बोलो, दे आर ऑल नेम्स ऑफ कैंसर्स। नाउ व्हाट कॉज दिस? दूसरा एनवायरमेंटल पोल्यूशंस, एंड तीसरा नॉट द लीस्ट क्वाइट अ बिग चंक ऑफ फैमिली हिस्ट्री। लाइफस्टाइल में हम लोगों ने आजकल डाइट का जो किया है वो क्या किया है, मैकडॉनल्ड्स और केएफसी से खाना मंगाते हैं, घर का खाना नहीं खाते हैं, मैगी खा के जीते हैं। हम भूल ही गए हैं कि हमें क्या खाना चाहिए, क्या हेल्दी डाइट है, और या फिर हम बहुत ज़्यादा कुछ खा जाते हैं या बहुत कम कुछ खा जाते हैं। जो बैलेंस का फॉर्मूला था जो क्लास 5 में आप लोगों ने सीखा था, बैलेंस डाइट कहते थे, कभी अपनी थाली में आपने देखा है वो चीज़ है या नहीं है? किसी ने नहीं ध्यान दिया होगा। एक बार अपनी थाली को देखिए, लंच के, डिनर के, आर यू ईटिंग अ बैलेंस्ड डाइट? Probably not. You are eating more of KFC than of anything else. So lack of proper diet, lack of exercise, unprotected exposure to UV lights of the sun, global warming हो रही है, unprotected माहौल में आप घूमेंगे, and diet obesity को ऐड कर रही है, no exercise. So फॉर्मूला क्या होना चाहिए? 3, 1 and 8 का फॉर्मूला होना चाहिए। 3 वक्त खाना, 1 घंटे की एक्सरसाइज और 8 घंटे सोना। कोई नहीं करता? नो मैम, हाँ सब मुंडिया हिल रही है सबकी। सो द फॉर्मूला इज 3, 1 and 8। उस फॉर्मूले को आप फॉलो करेंगे तो यू विल बी एबल टू हैव अ लॉट ऑफ गुड हेल्थ, नो ओबेसिटी, एंड व्हाट विल हैपन इज दैट आप लोग प्रोटेक्टेड रहेंगे। सिर्फ बॉडी वेट बढ़ाने से आप यू कैन बी affected by 13 times of cancer. These have all been researched. These statistics are valid today. और आप अगर अपनी बॉडी वेट को कंट्रोल में नहीं रख पाते हो, एक्सरसाइज नहीं करते हो, प्रॉपर फूड नहीं लेते हो, आपका एक्सपोजर टू कैंसर बढ़ता है। सेकेंड आपकी बात है एनवायरमेंटल पोल्यूशन की। नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट एनवायरमेंटल पोल्यूशन, सिगरेट स्मोकिंग दिखाना है, वो लड़की बड़ी नीक जाएगी देख के, आए हाय क्या हीरो है। अभी डॉक्टर प्रेरणा विल आल्सो टॉक ऑन टोबैको। आप तो खुद कर ही रहे हो, प्लस जो नेक्स्ट जिस लड़की के लिए आपके मन में बड़ा प्यार है उसको भी आप सेकेंडरी स्मोक को एक्सपोज कर रहे हो। तो अपने प्रियजनों को, अपने बच्चों को, अपने पेरेंट्स को, सबको यू आर एक्सपोजिंग टू दिस सेकेंड हैंड स्मोक बिजनेस। नॉट ओनली दैट, जितने आप गाड़ी चला रहे हो, जितने आप मोटरसाइकिल्स रूम करके जा रहे हो, बिल्कुल यू आर अगेन इंक्रीजिंग द एयर पोल्यूशन। जितने आपके घरों में हीटरें जल रही हैं, आप और ज्यादा आप ओजोन लेयर को कट कर रहे हो। सो लर्न टू बी जुडिशियस। अगर आप कार पूलिंग या व्हीकल पूलिंग कर सकते हो, दैट विल सेव योर एनवायरनमेंट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जिनके घरों में ये पाए गए हैं कि कैंसर के पेशेंट्स हैं, वो बच्चे बी केयरफुल, बिकॉज देन दीज पीपल बिकम मोर इन इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ कैंसर इफ दे हैव वन केस इन द फैमिली। तो ऐसे बच्चों को दे मस्ट गेट देमसेल्व्स इवैल्यूएटेड एनुअली, ताकि उनको ये समझ में आए कि कब उनको कैंसर हो गया है, अगर हुआ है तो, और उसका बहुत अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट हो जाए, ताकि ये बच्चे सेफ रहें, इनमें कोई खराबी ना पैदा हो।
नाउ व्हाट इज इम्पोर्टेंट, ये लड़कियां खासकर स्क्रीनिंग टेस्ट, सेल्फ एग्जामिनेशन जो आप खुद कर सकते हो। स्क्रीनिंग टेस्ट में आपका ब्रेस्ट एग्जामिनेशन या सेल्फ एग्जामिनेशन लड़कियों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है वंस यू हैव क्रॉस्ड 20 years of age. Similarly, for the boys, एक टेस्टिकुलर एग्जामिनेशन चाहे सेल्फ एग्जामिनेशन करें is very very important to detect early cancers. So because we all know कि अगर early detection होगा, early treatment होगी, better prognosis होगा, कई cancers curable भी हैं। So ये दिमाग में रखते हुए early detection and self examination का importance पता चलना चाहिए आपको। Now जितने भी ladies हैं, as I have said, 20 के आसपास जब वो पहुंचती हैं, then they should be doing self examination of the breast. उसका तरीका है फ्लैट लेट जाने पे आपको अपने हथेलियों से अपने ब्रेस्ट एग्जामिन करके देखने हैं कि कोई लंप पैल्पेबल फील हो रहा है या नहीं हो रहा है, अबनॉर्मली निपल्स एक साइड को सिकुड़ गई है या नहीं गई है। ये आप मिरर के सामने खड़े होके भी कर सकते हैं, एक हाथ ऊपर सर के पीछे करके यू कैन एग्जामिन द ब्रेस्ट और लाइंग फ्लैट अपने पाम से आप कर सकते हैं। अगर जरा सा भी कोई शक हो, प्लीज गो टू द डॉक्टर, लेट हर एग्जामिन एंड फाइंड आउट इफ यू नीड एनी एडिशनल टेस्ट्स। सिमिलरली जो लोग 30s में हैं और 40s में हैं, उन लोगों का अपना सेल्फ एग्जामिनेशन के अलावा भी मैमोग्राम्स कराना एसेंशियल होता है। तो एनुअल चेकअप्स सबके होने चाहिए। सेल्फ एग्जामिनेशन के साथ साथ अगर जरा सा कोई डिटेक्शन में प्रॉब्लम आती है, and especially for those who have a history of cancer in the family. तो ladies के लिए थोड़े elderly ladies 40 के आसपास उनके pap smears भी annually होने चाहिए। And last but not the least, यहाँ पर शायद किसी ने भी लड़की ने HPV का वैक्सीन नहीं लिया होगा, क्योंकि आप लोगों के बचपन में ये वैक्सीन आती ही नहीं थी। अब दिस इज ए गुड वैक्सीन, आप लोग अपने डॉक्टर से लेडीज सारी कंटैक्ट करेंगी। यंग गर्ल्स ये 10 साल की उम्र से लग जाता है, 3 डोज लगते हैं और उसके बाद फिर दोबारा जरूरत नहीं आती है। तो नए जो 10 साल वाली लड़कियां हैं उनको तो लग रहा है, अगर आप लोगों को नहीं लगा है तो आप लोगों को लगवा लेना चाहिए। सो दिस प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट सर्वाइकल कैंसर, जो कि इंडियन लेडीज को बहुत ज्यादा होता है। सिमिलरली लड़कों को टेस्टिकुलर स्क्रीनिंग खुद करना चाहिए और अगर जरा सा भी शक हो तो दे शुड गो टू अ डॉक्टर। अब स्किन कैंसर्स की तरह बात करेंगे जब, तब छोटा सा भी कोई मोल हो, कोई ब्यूटी स्पॉट हो, अगर उसमें जैसा मैंने बोला कि कोई एसिमेट्री आए, बेजोड़ जगह हो जाए, या उसके बॉर्डर्स बिल्कुल इरेगुलर हो जाए, या कलर में सडनली कोई चेंज आए, और या फिर उसमें कोई डायमीटर में चेंज आए, दैट मींस 1 mm से ज्यादा डायमीटर हो जाए, तो एक शक रहता है कि हो सकता है कि ये स्किन कैंसर में परिवर्तित हो रहा हो, जो वॉट या मोल या ब्यूटी स्पॉट है। तो आप लोगों को किसी डॉक्टर के पास जाके दिखाना चाहिए और बायोप्सी करानी चाहिए। तो जैसा कि मैंने कहा, देयर आर वेज ऑफ रिड्यूसिंग। नंबर 1, अगर आप धूप में घूम रहे हो, आजकल कई लड़कियां जो हैं रानी लक्ष्मीबाई की तरह होती है, पूरा हेड एंड वो सब कवर करके, दैट इज द राइट वे। यू कैन कवर योरसेल्फ प्रॉपर्ली ताकि आप यूवी लाइट को इतना ज्यादा एक्सपोजर ना हो आपका। और जो विटामिन डी सिंथेसिस की बात है, वो आपके 30 मिनट्स ऑफ एक्सपोजर टू सन इज इनफ। तो मीठी धूप हो, सवेरे की चढ़ती, शाम की उतरती, बहुत है आपके लिए। आपको 12 बजे वाली चिलचिलाती धूप में एक्सपोजर करके निकलने की जरूरत नहीं है। और लड़कियां स्पेशली, इवन लड़के कर सकते हैं, आजकल तो आपके शाहरुख खान भी आते हैं, या लव फेयर एंड ब्यूटी और या सन टैन स्क्रीन और क्या सब, तो यू कैन हैव अ सन टैन स्क्रीन, वो SPF 15 के आसपास उसका होना चाहिए। बट लड़कियां रिमेंबर, वो तभी नहीं लगाना है जब आप निकल रहे हो, आपको आधा घंटा पहले लगा होना चाहिए और उसके बाद आपको निकलना चाहिए, देन इट इज प्रोटेक्टिव। नॉट ओनली दैट, आपको ये दिन में 2-3 बार लगाना पड़ता है। एक बार सवेरे लगा लिया सन टैन लोशन और सोचा कि बहुत ठीक है, ऐसा
नहीं होता है। Again, avoid cigarette smoking. Dr. Brenner will elucidate on this. अब खाने की जहाँ बात आती है, वहाँ कैंसर रेट्स डिक्लाइन इफ यू हैव प्रॉपर फूड। खाने में अगर कैरोटीनॉइड्स होते हैं, फ्लैवोनॉइड्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, तो इट इज बीन नोन कि आपके कैंसर डाउन होता है। ये आप लोगों ने क्लास 5 में पिक्चर देखी है, लेकिन कभी ध्यान नहीं दिया। आपका बॉडी बेस जो है वो वाटर पे बना हुआ है, 80% ऑफ योर बॉडी इज वाटर। और उसके बाद आपके पोर्शंस कैसे होने चाहिए, देखिए वो डेयरी मिल्क जो है लास्ट में है, स्वीट्स में है। So be active, as I have said, be active, 1 hour of sports every day. If you can do simple cycling, simple jogging, that will also help. क्योंकि जो endorphins release होते हैं, they will keep you alert, active and protect you against these lifestyle diseases. So we eat healthy and we exercise regularly and we save more than 1 lakh lives. So remember all the warning signs. Remember that the patterns change from time to time. India is actually exploding with cancer now, and if you have to prevent it, you have to be aware about it. So increase awareness about cancer. Thank you. डॉक्टर कपूर से निवेदन करूंगा कि वो इसके बारे में आप सबको जानकारी दें। To all the organizers, the principal of the college and all the teachers of the college plus the Help You Foundation जिन्होंने हमें यहाँ आके बच्चों से बात करने का मौका दिया। As doctors हम बहुत बार प्रिवेंटिव मेडिसिन के बारे में बात करते हैं, लेकिन आज जो हमारी टारगेट ऑडियंस है यानी कि आप सब बच्चे, उनसे बात करके हमें खास खुशी मिलती है। क्योंकि मैं तो यही कहूँगी, सेहत की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। You are our hope, you are our future. So I have a few slides that are very... आज का जो ये टॉपिक है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे कि डॉक्टर पियानी ने आपसे कहा कि आप सब बच्चे सिर्फ अपने लिए ही नहीं, आप मैसेंजर्स हैं अपने घर परिवार और सोसाइटी में ये बात स्प्रेड करने के कि टोबैको कितनी हार्मफुल चीज़ है, चाहे उसको हम चबा के यूज़ करें या स्मोक करके। तो आप ये मैसेज सिर्फ आपके लिए ही नहीं, ज़रूरी नहीं है आप सब लोग स्मोक करते हो या स्मोक करना चाहें, पर आपके घर परिवार में, सोसाइटी में, फ्रेंड्स में जो लोग करते हो उनको भी आप ये मैसेज कैरी कर सकते हैं। तो आज हम सब प्रण लेंगे, से नो टू टोबैको। टोबैको जो है बहुत सारे तरीके से विश्व भर में मिलता है और बहुत हजारों सालों से यूज होते आया है, लेकिन आज के युग में कैंसर एक एक्सप्लोडिंग बीमारी है, जैसा कि डॉक्टर पियानी ने कहा, जिससे कि बहुत से घर परिवार ग्रस्त और त्रस्त हो रहे हैं। और जैसा कि आपके प्रधानाचार्य जी ने कहा कि इसके सिर्फ हेल्थ इम्प्लीकेशंस ही नहीं, सोशल इम्प्लीकेशंस बहुत ज़्यादा हैं। क्राइस्ट के जन्म से भी 5000 साल पहले तक भी तरह तरह के जो है चीज़ें स्मोक करी जाती थी, लोग यूज़ करा करते थे विश्व भर में। और बहुत सारे एंशिएंट सिविलाइजेशंस में लोग एज पार्ट ऑफ रिलीजियस रिचुअल्स स्मोकिंग करते थे। उसके अलावा बहुत से साधु हिंदुस्तान में भी और बाकी देशों में भी हम जानते हैं कि गांजा इत्यादि का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि वो एक ट्रांस वाली स्टेट में चले जाते हैं। लेकिन सिगरेट्स और उस बाकी जो सिगरेट के दूसरे फॉर्म्स हैं, यानी कि पान मसाला, गुटखा और बीड़ी, हुक्का, ये सब जो है 20th सेंचुरी में हमने देखी। हम सब फेमिलियर हैं, ये एक बहुत ही प्रेवलेंट फॉर्म है टोबैको का, बीड़ी। तो मैं तो यही कहूँगी कि बीड़ी ना जलाइए। पाइप्स, हुक्का, और ये देखिए, इनको तो एक सिगरेट काफी नहीं पड़ी है साहब, ये अपनी जिंदगी जला देते हैं। फिर ये गुटखा, जगह जगह हमने ये गुटखे की शॉप्स देखी हैं। और ये जो राइट पर जो अपने हाथ में गुटखा निकाल रहा है, ये कितनी डेंजरस चीज़ है। इस छोटे से एक्शन से कितने बड़े इम्प्लीकेशंस होते हैं, आगे हम इस पर आएंगे। और प्रॉब्लम क्या है कि ग्लोबली, वर्ल्ड वाइड, क्योंकि हमारे पास अमेरिकन डेटा ज़्यादा रहता है, बट देन नाउ इट्स अ ग्लोबल विलेज, सब जगह मोरलेस सिमिलर वो है फिगर्स हैं कि रोज़ 3000 नए बच्चे और एडोलेसेंट्स जो हैं वो तंबाकू का शिकार हो जाते हैं।
और इसके ऊपर जितना हमारे को खर्चा आता है उनका इलाज करने पर और रोकथाम करने पर, उससे कहीं कम खर्चे में जो है हम इनको तंबाकू के सेवन से रोक सकते हैं। क्या हो ये बच्चों को नहीं सुनना है? ठीक है, बाकी बच्चे इनको बताएंगे। सो डेफिनेटली स्मोकिंग को और टोबैको यूज को रोकना हमारे लिए कॉस्ट इफेक्टिव है। हर साल बहुत सी यूएसए इटसेल्फ में मोर देन 4 लाख डेथ्स जो होती हैं वो स्मोकिंग की वजह से, टोबैको के यूज की वजह से होती हैं। और यूएसए में स्मोकिंग नंबर 1 कॉज है डेथ और डिजीज का। जाहिर है कि इंडिया में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है कोई बच्चा बताएगा? क्योंकि ये प्रिवेंटेबल है। ये एक फैक्टर है जो हमारे हाथ में है। हेरिडिटी हमारे हाथ में नहीं है, एनवायरनमेंट हमारे हाथ में नहीं है, पर इसकी रोकथाम करना हमारे हाथ में है और हमें बहुत मेहनत करने की जरूरत है। हिंदुस्तान में भी बहुत हजारों सालों से चिलम और पाइप, हुक्के ये सब यूज हुए हैं, लेकिन और धूप, होम, इस तरह के तरीकों से भी बहुत अच्छे तरह से स्मोकिंग को यूज किया गया है। लेकिन अब जो है सिगरेट और बीड़ी का जो यूज है वो कहर ढा रहा है। ये हमारा आज का फोकस है, स्मोकिंग इन एडोलेसेंट्स एंड यंग एडल्ट्स, यानी कि आप जैसे लोग, आपके बड़े छोटे भाई बहन और दोस्त। तो क्यों बच्चे स्मोकिंग का शिकार होते हैं? बच्चे स्मोकिंग का शिकार होते हैं जब उनके घर का माहौल या स्कूल का या दोस्ती का माहौल अच्छा नहीं हो, उनके अपने घर में पिताजी, चाचा जी, मामा जी, कोई एक बड़ा भाई जो स्मोकिंग करता हो, या फिर उनके पेरेंट्स उनमें इंटरेस्ट ना लेते हो, या कई ऐसे बच्चे जो पढ़ाई में बहुत अच्छे नहीं होते और टीचर्स जिनको हमेशा डांटते हैं, तो वो थोड़ा सा पब्लिक में अपनी इमेज बनाने के लिए हो सकता है कि स्मोकिंग का सहारा लें। उसके अलावा ऐसा हो सकता है कि वो बच्चे ऐसे ग्रुप में घूमते हो कि जिसमें उनको कहते हो अबे किससे डरता है, क्यों नहीं पीता यार, अरे तू डरता बहुत है यार, किससे डरता है, अपने पापा से डरता है। उनको पता नहीं चलेगा, तू कर स्मोकिंग। सिगरेट्स और गुटखा, पान मसाला का इजीली अवेलेबल होना, हर जगह ये चीजें अवेलेबल हैं और जो चीज हम देखते हैं उसकी चपेट में ज्यादा आते हैं। देन सोशल एक्सेप्टेबिलिटी, कई ऐसे ग्रुप्स हो सकते हैं जहाँ ऐसा सोचा जाता है कि इट इज ओके, स्मोकिंग इज फाइन, इट इज वन ऑफ द फैशनेबल थिंग्स। मैं लड़कियों से ये कहना चाहूंगी, हर चीज में आप आगे बढ़िए और लड़कों से बराबरी करिए, लेकिन सेहतमंद और अच्छी चीजों में अपनी लड़ाई लड़िए। आज के युग में मॉडर्नाइजेशन के लिए, बराबरी के लिए, स्मोकिंग और इस सब में क्या बराबरी करनी लड़कों की जो है, तो आप इससे दूर रहने की कोशिश करिए। फिर स्मोकिंग को हमारी पिक्चरों ने बहुत ग्लैमराइज किया है। हम देख रहे हैं कि हमारे हीरो हीरोइन स्मोकिंग करते हैं। शाहरुख खान को हम सब प्यार करते हैं, वी ऑल अडोर हिम, पर अगर वो चक दे इंडिया की जगह छड़ दे स्मोकिंग कहता तो भी हम बड़े खुश होते और वो खुद भी छोड़ दे और बाकी लोग भी उससे इम्प्रेस होके छोड़ देंगे। तो क्या होता है जब कोई स्मोक करता है? सिगरेट के अंदर, एक सिगरेट के अंदर, इसीलिए इसको डेथ स्टिक कहा गया है, इसके अंदर 4000 से ज्यादा हार्मफुल तत्व होते हैं, जिसमें कि निकोटीन सबसे ज्यादा हार्मफुल है। मैंने यहाँ 8-9 तत्व दिखाए हैं, पर इसमें 4000 से ज्यादा हार्मफुल तत्व होते हैं। और जो निकोटीन जो होती है वो एक तो दर्द को कम करती है, उसके अलावा चिंता परेशानी को कम करती है, मुंह के अंदर थोड़ी देर के लिए वो इस तरह से सुन्नपन कर देती है कि कभी कभी लोगों का भूख भी कम हो जाती है। तो लोग इसको इसलिए भी यूज करते हैं कि अरे यार वजन कम बढ़ रहा था तो मैंने सोचा कि मैं सिगरेट पी लूँ, या मैं बीड़ी पी लूँ, या हुक्का पी लूँ, पाइप पी लूँ। और जो है इससे बहुत सी बीमारियां, नॉट जस्ट कैंसर बट बहुत सी और बीमारियों का रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ये स्लाइड जो है, दिस इज वन ऑफ द हॉरिबल स्लाइड्स व्हिच आई वांट यू ऑल टू सी। जब मैं ये खुद स्लाइड बना रही थी, देख रही थी, तो मेरी मेड सर्वेंट ने आके कहा आंटी आपको गंदा नहीं लग रहा, ये सब क्या फोटो देख रही? पर ये सब फोटोज मैं चाहती हूँ आप सब लोग देखें और डरें, ताकि इसके बाद आप सोचें जब भी आप स्मोक करें या आपके घर परिवार में कोई स्मोक करे। तो ये एक हेल्दी लंग है ऑन द लेफ्ट और राइट पे कैंसर वाला लंग है। ये इसी तरह से इस पिक्चर में जो है दिखाया गया है। आई थिंक यू ऑल कैन अप्रिशिएट, देयर इज अ ह्यूज कैंसर ग्रोथ इन दिस वन एंड दिस वन हैज अ डिफ्यूज कैंसर ग्रोथ। ये है ओरल कैंसर। ये वेरियस फॉर्म्स ऑफ ओरल कैंसर है जो गुटखा च्यूइंग से कहते हैं होते हैं, जिसे हम कहते हैं स्मोकलेस टोबैको का सेवन, यानी कि च्यू करना। और नॉट ओनली ओरल कैंसर, नॉट ओनली ये करता है कि आपको कैंसर करता है, बट उसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसके ऑपरेशन के बाद भी,
कि आप बोल नहीं सकते, खा नहीं सकते, आपका चेहरा खराब हो जाता है, आप सांस नहीं ले सकते। दिस इज अनदर फॉर्म ऑफ ओरल कैंसर। तो नॉट और टोबैको से होते हैं। उसके अलावा शरीर के ऑलमोस्ट सारे भागों के कैंसर जो है वो स्मोकिंग और टोबैको सेवन से बढ़ जाते हैं। तो ना केवल 3 से 6 टाइम ज़्यादा चांस है कि इन लोगों की कैंसर से डेथ हो जाए, उसके अलावा जैसे कि आपके प्रधानाचार्य जी ने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही और आपने नाटक में बहुत अच्छे से दर्शाई कि इमोशनल बर्डन, सोशल बर्डन जो परिवार, दोस्तों सबके ऊपर होता है, ना केवल जो है जो खुद स्मोक करता है उसके ऊपर। तो कुछ कॉमन मिथ्स हैं जो मैं चाहती हूँ कि आज आप बच्चे इन मिथ्स को रिमूव करें। हुक्का स्मोकिंग आजकल बहुत फैशनेबल हो गई है, पर हुक्का स्मोकिंग क्या सेफ है? क्या सिगार सेफ है? क्या लाइट सिगरेट सेफ है? नहीं। हुक्का स्मोकिंग जो है उससे 100 से 200 टाइम्स नॉर्मल सिगरेट से कंपेयर ज़्यादा स्मोक अंदर जाता है। उसके अलावा सिग्निफिकेंट लेवल्स ऑफ निकोटीन अंदर जाते हैं। सो हुक्का स्मोकिंग इज डेफिनेटली नॉट सेफ। सिगार भी सेफ नहीं है। सिगार की प्रॉब्लम ये है कि सिगार्स को बड़ा ग्लैमराइज किया गया है। हमेशा से फिल्मों के, खास करके पुरानी हॉलीवुड पिक्चरों के जो हीरो थे वो एक स्मार्ट सा कोट पहनकर सिगार स्मोक करते थे, खुशबू बड़ी अच्छी होती है, पर सिगार के अंदर बहुत ज़्यादा, सिगरेट से कहीं ज़्यादा जो है टोबैको होता है। और जो है हालांकि इसमें इनहेलेशन कम होती है तो लंग कैंसर का रिस्क थोड़ा लो है, लेकिन बाकी बीमारियों का उतना ही रिस्क है। फिर जितना ज़्यादा आप स्मोक करेंगे उतना ज़्यादा रिस्क बढ़ेगा। तो ये कोई सेफ ऑल्टरनेटिव नहीं है। फिर एक मालबोरो सिगरेट्स जो वर्ल्ड की सबसे एक तरह से ग्लैमरस सिगरेट्स कही गई हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो मालबोरो सिगरेट्स का जो मॉडल था, ही हिमसेल्फ डाइड ऑफ लंग कैंसर बिकॉज ऑफ स्मोकिंग। सो मालबोरो कैंसर सिगरेट्स वालों ने एक लाइट सिगरेट्स निकाली जो है जिसमें उन्होंने कहा कि बहुत कम निकोटीन है, लेकिन दे आर ऑल्सो नॉट सेफ एट ऑल। बिकॉज एक तो ये होता है कि आदमी के दिल में एक तसल्ली रहती है कि ये तो लाइट सिगरेट है यार, वो वाली मैंने एक पी 4 पी लेता हूँ, ठीक है। सो दैट इज नॉट गुड जो है, बिकॉज इवन दे एक्सपोज यू टू टोबैको एंड निकोटीन, एंड एट द सेम टाइम आपको जो है आपके अंदर टेंडेंसी रहती है, ह्यूमन टेंडेंसी है कि अरे यार ये तो लाइट है यार, ये तो पी ले चल, तो इसका रिस्क और भी ज़्यादा है। सो लाइट सिगरेट इज ऑल्सो नॉट स्मोक। तो आपको प्लस उसके अलावा क्या प्रॉब्लम्स हैं? टोबैको इंडस्ट्री क्या करती है? हर जगह एडवर्टीजमेंट्स हैं। आप जो है टीवी में एडवर्टीजमेंट आएगी कि ये टार आपको बीमार बना सकता है, उसके बाद पान पराग की, उसके बाद रजनीगंधा की, जो है पान पसंद की, तो तरह तरह से आपको एडवर्टाइज करा जाता है। स्मोकर्स को रीअश्योर करते हैं दूसरे स्मोकर्स, कह रहे यार कुछ नहीं होता, मैं तो इतने साल से स्मोक कर रहा हूँ। फिर जब आप सोचते हैं कि मैं बंद करूँ तो दोस्त रिश्तेदार कह रहे बंद करने की क्या जरूरत है। इस तरह से जो है लोग उसके चंगुल में फंसे रहते हैं। तो लेकिन हमें फैसला बच्चों खुद करना है, ये हमारी जिंदगी है, किसी और की नहीं है। फिर कुछ और मिथ्स हैं कि इससे मैं रिलैक्स करता हूँ, इससे मुझे भूख नहीं लगती, मुझे टेंशन नहीं होती है। ये सब भी अगेन जो है मिथ्स हैं, भ्रांतियाँ हैं, इनसे बाहर हमें निकलना है। हम एक साइंटिफिक ज़माने में है, हमें साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करना है। और स्मोकिंग का जो स्ट्रेस रिलीफ है, इनफैक्ट वो भी थोड़ी देर रहता है, उसके बाद आपको और ज़्यादा स्ट्रेस होता है। तो हमें स्मोकिंग क्यों छोड़नी है? क्योंकि आपको आज आई थिंक काफ़ी क्लियर हो गया है कि ये एक बड़ा डेंजरस रिस्क फैक्टर है। एट द सेम टाइम ये एक चीज़ है जो हमारे हाथ में है, और यदि हम अपने और अपने परिवार वालों के, दोस्तों के बारे में केयर करते हैं तो हमें खुद को भी और दूसरों को भी इससे रोकना चाहिए। अब इस पर हम आते हैं, रोकना चाहिए, इस पर सब सहमत हैं, लेकिन कई बच्चे ऐसे हैं या जिनके घर में लोग ऐसे हैं, रोकना चाहते हैं लेकिन कैसे रोकें? ये तो हम समझ गए कि ये एक बहुत ही कॉस्टली बीमारी है, इसके हेल्थ इम्प्लीकेशंस, सोशल इम्प्लीकेशंस और लाइफ पर इम्प्लीकेशंस बहुत भारी हैं, तो ये हमें बहुत भारी पड़ती है। तो इसको कैसे छोड़ना है? एक लास्ट भयानक स्लाइड आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ बिफोर वी कम टू क्विटिंग। ये एक आदमी था, अपने बच्चे को प्यार करता था, उसको ये नहीं पता था, स्मोकर था, 13 साल की उम्र से। कुछ महीने बाद उसका ये हाल हुआ और वो अपने प्यारे बच्चे और बीवी को छोड़ के चल बसा। तो हम जानते हैं कि हमें इस डेथ स्टिक को छोड़ के रहना है। जब हम स्मोकिंग छोड़ते हैं उससे हमें बहुत से बेनिफिट्स होते हैं, इंक्लूडिंग के हार्ट पर हमारे को बहुत फायदा होता है, ब्लड प्रेशर पर होता है, हमारी स्किन बेटर हो जाती है, हमारी उंगलियां जो पीली पड़ गई हैं, दांत जो पीले पड़ गए हैं वो ठीक होने लगते हैं,
और कैंसर का रिस्क भी अल्टीमेटली फॉलो के बराबर हो जाता है। इसमें 5 से 10 साल लगते हैं। तो जो है कैसे स्मोकिंग को छोड़ा जाए। स्मोकिंग को छोड़ने के लिए हमारे पास आज के युग में बहुत सी तरीके हैं, जिसमें से एक है निकोटीन रिप्लेसमेंट। बहुत शॉर्ट में आपको जल्दी से बताऊंगी, जब आपको कभी ऐसा करने का मौका हो तो आप किसी भी डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हैं। तो निकोटीन सिगरेट या तंबाकू में जिस मात्रा में होती है उससे बहुत कम मात्रा में निकोटीन रिप्लेसमेंट के फॉर्म में दी जाती है। अभी सबने देखा था जब बैरक ओबामा आया था, उसके बारे में बहुत सी वो तस्वीरें आई थी जिनमें ही हैड अ च्युइंग गम, जो अपने मुंह में चबा रहा था, निकाल रहा था, चबा रहा था, निकाल रहा था। सो इसके बारे में आया था कि मोस्ट प्रोबेबली दैट वाज अ निकोटीन कंटेनिंग गम। निकोटीन कंटेनिंग जो गम्स होती हैं उनको आप मुंह में चबाते हैं, फिर थोड़ी देर मुंह में रखते हैं, तो ओबामा की तरह बाहर नहीं निकालते, गाल में ले जाते हैं, फिर थोड़ी देर बाद चबाने लगते हैं, फिर गाल में ले जाते हैं। तो इससे धीरे धीरे करके और इस च्युइंग गम का हम जो डोज है वो कम करते जाते हैं जो है। तो उससे जो है स्मोकर्स जो है, हम इस पर आते हैं कि जब भी हमें निकोटीन रिप्लेसमेंट या स्मोकिंग को बंद करना स्टार्ट करना है तो एक तो इसको जल्दी स्टार्ट करना है, सारे एडोलेसेंट्स को हमें टारगेट करना है जैसे आज हम कुछ को कर रहे हैं, और एक्सप्लेन करना है कि हर तरीके का तंबाकू जो है हमारे लिए हानिकारक है। फिर जब हम क्विटिंग पर आए तो मैंने जैसे कि बताया कि गम्स हैं, इनहेलर है, नेजल स्प्रेज हैं और टैबलेट्स हैं। लेकिन उससे पहले आपको अपने डॉक्टर या फैमिली मेंबर के साथ एक जनरल प्लान बनाना जरूरी है, और जो लोग आपको प्यार करते हैं उनकी मदद को एनलिस्ट करना जरूरी है कि जो है कि आप मेरी मदद करिए, यदि मुझे सिगरेट के लिए क्रेविंग हो तो आप मेरी हेल्प करिएगा। इस सोशल सपोर्ट से जो है, जब आपके वीकर मोमेंट्स होते हैं, जब आप चाहते हैं कि हाय किसी तरह मुझे सिगरेट मिल जाए या पान मसाला मिल जाए, तो आपका जो दोस्त या भाई या मम्मी या पापा है वो कहेंगे कि नहीं अभी तुम्हें नहीं लेना है, ठीक है। जो डॉक्टर आप जिसके पास जाएं वो आपको पूछेगा, एडवाइस करेगा, आपको असेस करेगा, आपको असिस्ट यानी कि हेल्प करेगा और आपके लिए अरेंज करेगा कि हाउ डू यू हैव टू क्विट स्मोकिंग। आपको 4 डीज क्या करने हैं। डीले, अगर सिगरेट आप हर 1 घंटे में पीते हैं तो 1.5 घंटे में पीजिए। डीप ब्रीदिंग, गहरी सांस लेने से आपको शांति मिलेगी, एंजाइटी चली जाएगी। कुछ अलग करके अपना ध्यान बटाएं। पानी पिए, ड्रिंक वाटर, द 4 डीज दैट यू हैव टू डू। और ये सब एक्सक्यूजेज हैं कि इससे मुझे जो है रिलैक्सेशन मिलती है, हाँ मेरे एग्जाम है, मुझे स्ट्रेस है, मैं टेंस होता हूँ तभी पीता हूँ यार, बाकी टाइम नहीं पीऊंगा, ठीक है। तो एनआरटी जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, ये जो है निकोटीन के जो हार्मफुल, हमें जो एक तरह से हम उस पर डिपेंडेंट हो गए, ये एक ड्रग है जो हमें बाधित करती है कि हर आधे घंटे में हम सिगरेट पिए। तो जब इस गम को च्यू करते हैं तो धीरे धीरे ही आपकी, क्योंकि इसमें बहुत कम डोज में मिल रही है और इसकी खुद की डोज को हम कम करते जाते हैं, तो धीरे धीरे करके 3 से 4 हफ्ते में ये आपको छुड़वा देती है स्मोकिंग। उसके अलावा इसको मुंह में डाल के हमें थोड़ा सा वो रहता है तसल्ली कि कुछ तो मुंह में डाला है, अगर सिगरेट नहीं तो। जो लोग निकोटीन की च्युइंग गम नहीं डालना चाहते मुंह में, स्कूल में पढ़ते हैं, मान लीजिए कॉलेज में पढ़ते हैं, टोका जाता है, तो निकोटीन के पैचेस भी आते हैं जिनको यूज कर सकते हैं। उसके अलावा टॉफी के फॉर्म में आती है, उसके अलावा नेजल स्प्रे के फॉर्म में मिलती है, और जैसा अस्थमा के लिए इनहेलर होता है उसके फॉर्म में भी मिलती है। कुछ और ट्रीटमेंट्स हैं जिनका ज्यादा यूज नहीं है जो है, तो इनके चक्कर में हम ना पड़े तो बेटर रहेगा। एक आध दवाई भी है जो आपकी मदद कर सकती है, लेकिन डॉक्टर की हेल्प से ही आपको लेनी है। उसके अलावा काउंसलिंग वो सबसे इम्पोर्टेंट है। आप अपने डॉक्टर या काउंसलर या प्रिंसिपल या टीचर या स्कूल में कोई जो काउंसलर हो उनकी मदद लें, उनको समझाएं कि जो है कि मैं स्मोकिंग छोड़ना चाहता हूँ, प्लीज़ मेरी मदद करें और मेरे प्लान को कामयाब होने में मेरी हेल्प करें। दिल्ली गवर्नमेंट में वो लोग स्मोकर्स को फ़ोन करके और पूछा करते थे हर 1 हफ्ते में, 1 महीने में, कि क्या आपने छोड़ दिया या नहीं, आज सिगरेट ठीक है नहीं। तो इट वॉज फाउंड टू बी अ वेरी इफेक्टिव मेथड। ये 5 आर हैं उनके लिए जो ना क्विट करना चाहें, क्योंकि हमें बार बार उन्हें समझाना है कि आपका रिस्क क्या है, आपकी लाइफ में स्मोकिंग छोड़ने की रेलेवेंस क्या है, आप जब छोड़ देंगे तो रिवॉर्ड क्या है, यानी कि बेटर हेल्थ। रोड ब्लॉक क्या है, आप क्यों नहीं छोड़ पा रहे हैं, और रेपिटेशन, हमें गिव अप नहीं करना है। जो आज स्मोक कर रहा है वो हमारे परिवार का यदि कोई मेंबर है या दोस्त है तो रिपीटेडली उसको समझाना है। ये बच्चों
कुछ हेल्पलाइंस हैं जो मैंने आपके लिए वो करी है, इंटरनेट से कॉपी करी है। आई एम श्योर आज के ज़माने में आप सबके पास स्मार्टफोन्स हैं, सो इफ यू कांट एनलिस्ट फैमिली मेम्बर्स एंड फ्रेंड्स लाइक द फर्स्ट हेल्पलाइन, यू कैन go to 2.org, you can go on that, there is a live chat available, you can chat with experts and they can help you stop smoking. जो नंबर 3 वाली है smokeless tobacco, that is for those who are into गुटखा chewing and पान मसाला, so it can help those. So आज मैं हर किसी भाषण जो होते हैं बहुत होते हैं, लेक्चर बहुत होते हैं, हर लेक्चर के कुछ टेक होम मैसेजेस होने चाहिए। तो आज के लेक्चर के टेक होम मैसेजेस, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, ये जो है सेइंग ये कभी पुरानी नहीं हो सकती। और काउंसलिंग, किसी की मदद लेने में आप कभी भी अपने आप को शर्मिंदा ना महसूस करें। और इसके लिए अगर यदि आप खुद नहीं कर सकते तो निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी या फिर इसके अलावा एक दवाई आती है ब्यूप्रोपियोन के नाम से, जिसको यूज करा जा सकता है। पर बहुत से लोग कोल्ड टर्की क्विटिंग करते हैं, यानी आज 10 सिगरेट पीते थे, कल छोड़ दिया, विदाउट द हेल्प ऑफ निकोटीन रिप्लेसमेंट, विदाउट द यूज ऑफ एनी ड्रग्स। ठीक है, मैं ये नहीं कहूंगी कि कोई भी मेथड एक या दूसरा अच्छा है, पर हर एक के लिए अलग अलग मेथड है। जैसे पढ़ाई सब अपने ढंग से करते हैं, टोबैको छोड़ना भी अपने ढंग से कर सकते हैं। कोई कोल्ड टर्की मेथड से छोड़ देता है और कोई काउंसलिंग या निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी की मदद से। सो सेफ सिगरेट और सेफ तंबाकू कोई नहीं है। तो फिर हम शाहरुख खान पर आते हैं, क्योंकि हमेशा शाहरुख खान हमारा फेवरेट रहा है। तो शाहरुख खान की रब ने बना दी जोड़ी, हम नहीं चाहेंगे कि किसी की भी पफ ने मिटा दी जोड़ी, हम नहीं चाहेंगे किसी का भी सैड एंड हो और सबकी लाइफ चलती रहे। थैंक यू। मंच पर आ जाए। मैं महत्वपूर्ण कार्यक्रम, इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे के कॉलेज के प्राचार्य आदरणीय डॉक्टर एसपी सिंह साहब। हमारे बीच में आपने प्रेजेंटेशन देखा पियाली जी का और प्रेरणा जी का। आप दोनों ऋषि मेडिकल फील्ड की मेरी बहनें। जीएसबीएम मेडिकल कॉलेज के संबंध जेके कैंसर इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर और कैंसर के फील्ड में एक अथॉरिटी हमारे बीच में प्रोफेसर दीक्षित साहब बैठे हुए। हमारे इस कार्यक्रम के आयोजक अग्रवाल साहब, मैं देखता हूँ कि हेल्प यू ट्रस्ट, चाहे वो पेपर में आप पढ़िए चाहे कहीं भी पढ़िए, रोज कोई न कोई और डिफरेंट टॉपिक्स पर डिफरेंट लोगों को लेकर, कभी शिक्षा जगत पर है, कभी साहित्य जगत पर, यानी लोगों को लेकर के बड़े बड़े लोगों के साथ जिनसे कुछ सीखा जा सकता है। इसको एक हमको लगता है कि ये ट्रस्ट क्या है, तो आपका थोड़ा मिशन है। मैं आपको उस मिशन मोड में कार्य करते हुए देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि आपसे सीखना चाहिए हम लोगों को भी कुछ ऐसे। आज हम लोग बीच में संचालित कर रहे हैं, आदरणीय अवस्थी जी बैठे हुए हैं। भीष्म, महेंद्र भीष्म के नाम से आपकी जो पुस्तकें प्रकाशित हैं और जो एक कृति है किन्नर कथा, हमको लगता है कि राष्ट्रीय स्तर पर भी नहीं, ये अपने तरह की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो किन्नर के विषय में लेकर के उपन्यास लिखा है, जिस पर संभावित है आपकी फिल्म बनने जा रही है, ऐसे आपके संचालक, और आप केवल कथाकार ही नहीं हैं, आप इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच में आप रजिस्ट्रार के रूप में कार्यरत हैं, एक वरिष्ठ पद पर होते हुए कितना अच्छा कार्य कर रहे हैं। और कैंसर पर एक कहानी भी लिखे हैं। मैं तो निवेदन करूंगा कि जब समाप्त हो तो कुछ एक आध दो पंक्ति उसकी कहानी की भी आप आदरणीय जी से मैं निवेदन करूंगा कि आप बोलें। आप सौभाग्यशाली हैं कि आप नेशनल पीजी कॉलेज के छात्र हैं। प्राध्यापक गण सौभाग्यशाली हैं कि आप डॉक्टर एसपी सिंह साहब के नेतृत्व में कार्य करते हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरी श्रीमती जी लखनऊ विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर शीला मिश्रा, और नेशनल पीजी कॉलेज की चर्चाएं कभी कभी हमारे घर में होती हैं, और जब होती हैं तो ये कहा जाता है कि डॉक्टर एसपी सिंह साहब ने एक मिसाल जो कायम किया है उनकी
हमारे यहाँ हम प्रशासनिक सेवा में हैं, हमारे यहाँ एक कहा जाता है कि आप जब सेवा में आए उस समय प्रोबेशनरी अफसर की तरह जिसके अंडर में आपकी पोस्टिंग हो गई, आपका पूरा व्यक्तित्व तो वैसा ही ढलना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों की मेरी बेटी की उम्र के हो आप लोग, तो मैं उसी नज़र से आपको देखता हूँ। उस दृष्टि से आप सौभाग्यशाली हैं कि जीवन का वह अनुशासन लेकर के आप इस कॉलेज से निकलने वाले हैं, जो अनुशासन न सिर्फ आपको समाज को अनुशासित करने में, जिस भी क्षेत्र में आप जाएंगे, आप अध्यापन में जाएं, आप डॉक्टर बने, आप इंजीनियर बने, आप IAS अधिकारी बने, आप लीडर्स बने, आप नेतृत्व दें देश को, जहाँ भी जाएंगे वहाँ ये अनुशासन और यहाँ जो शिक्षा यहाँ से मिल रही है आपको, आपके सारे प्राध्यापकों के उसमें द्वारा डॉक्टर SP सिंह के नेतृत्व में, ये एक महत्वपूर्ण है। और उसी अनुशासन की तरफ आएंगे कि वो अनुशासन आपका यहाँ भी आ जाएगा, तो आज का जो टॉपिक लिया गया है, जिसके लिए कितना बड़ा कार्यक्रम हो गया, वो अपने आप में पूर्ण हो जाएगा। मैं वहां तक आपके बीच में आऊंगा। आपने एक चीज देखा कि आज का जो टॉपिक है वो है कैंसर जस्ट बीट इट। मैं जब आया नीचे देखा तो मुझे लगा कि भाई आपने कभी सोचा कि कोई भी रोग होता है, हम बात करते हैं कि क्या करने जा रहे हैं, इसका ट्रीटमेंट लेने जा रहे हैं, ये बात ये क्यों टॉपिक में, ये क्यों नहीं थीम में, ये क्यों नहीं रखा गया? आज के जो वर्ल्ड कैंसर डे की थीम है उसमें ये क्यों नहीं गया कि कैंसर ट्रीट इट? ये आपके सामने ये प्रश्न है, और इसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए प्यारे जी का प्रेजेंटेशन, डॉक्टर प्रेरणा जी का प्रेजेंटेशन आपको एक माहौल क्रिएट किया कि आपने क्या फैक्ट्स आपने जाना कि आजकल कैंसर होता क्या है। बहुत सुंदर प्रेजेंटेशन था मैडम प्यारी जी आपका दोनों लोगों का, और मुझे बहुत अच्छा लगा जिस ढंग से आपने उसको बीट इट इसलिए बच्चों रखा गया क्योंकि आपका कैंसर आज के दिन में केवल हम लोगों के मेडिकल टर्म में, डॉक्टर के रूप में मेरा ये मानना है कि कैंसर सुनने के बाद, हाँ एक चीज मैं यहाँ तक आऊंगा सर, सिंह साहब और आपके जो प्राध्यापक जी, मैं कह रहूँगा आपने जो नाटक यहाँ पर किया, एक तो डिसिप्लिन की, दूसरी बात होती है थी आज मैंने आपको कि उस टैलेंट को देखा इतने छोटे से, जैसा आपने बताया कि कल आपको शाम को मालूम हुआ, आज प्ले को लिख लेना, उस प्ले के डायलॉग्स को इतने कसे हुए डायलॉग्स के साथ इसका मंचन यहाँ पे कराना बच्चों के, और बड़े नेचुरल वे में मैंने वहाँ देखा, मेरे तो आंख से उसने मैंने रुमाल निकाला, जो बच्चा बैठा तो आंसू निकल रहा था। ये नेचुरल एक्टिंग आपकी थी, ये टैलेंट आपका सर। अभी उड़ान का कार्यक्रम था जब उसका फाइनल डे था आपके कैलाश गर्ल्स हॉस्टल में, वाइस चांसलर साहब ने वहाँ जब परफॉर्मेंस देखा, प्रोफेसर निमसे साहब ने, मैं वहाँ पर साथ में उनके बैठा हुआ था, तो उन्होंने एक चीज़ कहा कि डॉक्टर मिश्रा साहब यदि ये परफॉर्मेंस, वो बॉम्बे के रहने वाले हैं, पूना कॉलेज में रहे, दूसरी जगह पर है, उन्होंने कहा कि ये परफॉर्मेंस बॉलीवुड का कोई डायरेक्टर देखता तो इसमें से कितने लोग वहाँ ले आता। मेरा ये कहना है बच्चों कि आज वाइस चांसलर साहब यहाँ बैठे रहते तो कहते इस परफॉर्मेंस को कोई देखता तो सारे बच्चों को बॉलीवुड वाले ले आते। आपको सिर्फ सारी चीज जितनी यहाँ तक की बातें हुई, मैं ये बताऊं कि आपको सरकार ने क्या किया है, आगे उत्तर प्रदेश में क्या करना है, ये थोड़ा सा तो मैं आपको इसलिए दूंगा कि आप यहाँ उत्तर प्रदेश के या देश के विभिन्न प्रदेशों जिलों से आए हुए होंगे, तो वहाँ भी आप अपने दोस्तों से, बच्चे सबसे ज़्यादा कम्युनिकेशन का बेस्ट मीडियम आपने किसी चीज़ को, मेरी बेटी जब किसी चीज़ के लिए रोक देती है तो मैं चाह कर उसको नहीं कर पाता। मेरा बेटा कह दिया कि इसको नहीं करना है, तो मैं चाहे हमारे पति पत्नियां चाहे जितना चाहे, तो उसने कहा नहीं ये नहीं करना है, ये घर में नहीं आएगा तो नहीं आएगा, राइट। तो आप इतने बड़े इस कार्यक्रम में मैसेंजर हो सकते हैं। तो आपका सबसे बड़ी चीज जो आपको मैं बताना चाहता हूँ, वो समझ कर रहा हूँ आप लोगों की में बहुत, और ये दोनों कैंसर ऐसे हैं जो आप में थोड़ी सी जागरूकता और थोड़े से आप ध्यान दे दें तो इसको पूरा किया जा सकता है।
वो केवल ये है कि मुंह के कैंसर को आपने बाद में प्रेरणा जी का पूरा प्रेजेंटेशन तंबाकू का रहा। हम लोग मेडिकल कॉलेज के हैं, कम से कम 3 लोग तो यहाँ हमको लेके 4 लोग तो मेडिकल कॉलेज के बैठे हैं। मेरा अपना अनुभव है तब से लेकर के अब तक, हो सकता है कि अब तो थोड़ा सा और बड़ा हो, कि लड़कों में, मैं लड़कियों में तो मैं पूरा नहीं कह सकता, लड़कों में 90% से ऊपर लड़के किसी न किसी रूप से, 90% की बात मैं कर रहा हूँ, किसी न किसी रूप में वो तंबाकू का सेवन मेडिकल कॉलेज में कर लेते हैं और करने के बाद छोड़ते हैं, बात करते हैं वाले ये नहीं कि वो कंटिन्यू कर रहे हैं। लेकिन जब MBBS फर्स्ट ईयर में उन्होंने प्रवेश किया तब से लेकर के फाइनल एग्जाम तक 90% बच्चे किसी ने, चाहे वो गुटखा, चाहे वो सिगरेट 10 ही दिन 10 ही बार पिए हैं पूरे 5 साल में, लेकिन पीते उससे हैं। ये आपको मैं मेडिकल के रूप में, मेडिकल पर्सन के रूप में बता रहा हूँ। आप थोड़ा सा उससे अलग है मुझे लगता है, लेकिन उसी समाज के आप भी हैं। तो किस रूप में, चाहे वो सिगरेट के रूप में, चाहे वो पान में तंबाकू के रूप में, चाहे वो गुटखा के रूप में, चाहे बड़े जो सोफिस्टिकेटेड रूप आजकल आ गए हैं आपके टॉफी और अन्य चीजें जो आपके मित्रों के माध्यम से मिल जाएंगी, वो ये सारी चीज की शुरुआत, क्योंकि हम जब आपसे बात करते हैं तो हम आपकी उम्र से ही गुजरे हैं ना, यहाँ खड़े हैं तो कल आपकी जगह पर बैठे थे, आज यहाँ खड़े। तो इस उम्र में कैसे शुरू होता है क्लास, आप जाएंगे, मैडम ने बहुत अच्छा कहा कि इम्प्रेशन मारना है, आपने सिगरेट जलाया और ऐसे मार सोचा कि हमारा इम्प्रेशन, और उससे उस इम्प्रेशन ने इधर का भी परेशानी किया और उधर की परेशानी किया, दोनों चीज। तीसरा जब एग्जाम्स आते हैं, थोड़ा सा आदमी, हर आदमी चाहे कितना भी टॉपर रहा हो, हम लोगों ने, मुझे गोल्ड मेडल मिला के GMC में, लेकिन उस दिन तक, लास्ट दिन जब तो सेकेंड टीम जब सिलेक्शन हुआ उस दिन मैं रजाई उड़ के सो रहा था, दूसरे दिन बताया मेरा सिलेक्शन हो गया, हिम्मत नहीं होती। ये चीजें होती है साइकोलॉजी। जब साइकोलॉजी पूछने आते हैं तो थोड़ा सा तो आप दोस्त हैं या दूसरा, अरे यार कुछ बात नहीं, चलो वहां चलते हैं, एक 10 सिगरेट के, देखो फिर कैसा कंसंट्रेशन स्टार्ट कैसे होता है। आप न चाहते हुए भी पहला कष्ट जब लेने के बाद खांसते हुए भी दूसरा कष्ट आप कभी न कभी ले लेते हैं। ये चीजें हैं आपका कि कैसे ये शुरू होता है, और इसको जब शुरू होने के बाद कभी कभी आप कुछ होता है जो संस्कारिक हो रहा है, ये संस्कारिक आप होते हैं, अनुशासन जो संस्कारिक होता है वो संस्कारिक। मैं बहुत सारी चीजें जो कहता हूँ उतनी ही बोलता हूँ आपका, जितना मैं किए रहता हूँ, जितना हमारा एक्सपीरियंस रहता है, उसके बाद के थियोरेटिकल कम होते हैं। आपका, आपने उसको जब देखा धीरे धीरे, जब आप डिसिप्लिन है, अपने माता पिता के सामने नहीं पी सकते सिगरेट, तो धीरे धीरे जब वहां से आते हैं, अपने वहां आए, तो अपने आप हमको लगता है कि 70-80% बच्चे है, उसको छुड़ाना नहीं पड़ता, अपने आप सामने पी ही नहीं सकते, माता पिता के सामने नहीं पी सकते, टीचर्स के सामने नहीं पी सकते। तो वो जब थोड़ा सा उधर से गया था कि ये ऐसे इसको ले लो, 2 कप मारो, फिर देखो कितना बढ़िया लगता है पूरा। ये आपका है। सेकेंड जो आपने पान मसाला, ये आगे की स्टेज में जाने पर, जब आप सर्विस में जाते हैं, दूसरे जाता है, किसी ने ले आके रख दिया, चाहे आप अपने रिश्तेदारी में किसी ने तो बहुत अच्छा बनारसी पान है, इसको रख दिया चीजों को, उसमें फिर धीरे से आपने हल्का सा तंबाकू डाला, उसके अपने इम्पैक्ट होते हैं। उसके ये एक तरह से कोई भी जब नशा लेते हैं तो उस नशा का जो ट्रांजिएंट प्लीजिंग इम्पैक्ट होता है, उस ट्रांजिएंट प्लीजिंग इम्पैक्ट के पा करके बाद में आपको जो उसका चीजें साइड इफेक्ट्स हैं, दूसरी चीजें हैं, वो बाद में आती हैं, वो आपको उसकी तरफ ले जाता है। वो चाहे आप हों, चाहे हमारे एज के हों, चाहे हमारे से और ज्यादा एज के हों, और आज के जमाने में इरिस्पेक्टिव आपका कि आप पुरुष हैं, लड़के हैं, लड़की हैं, ये इसके पास। तो और दूसरा चीज होता है कि हम आपको रोज बताया जाता है, प्राइमरी स्कूल में जब पढ़ते बताया जाता था ना कि रोज ये चीज करिए, ये चीज करिए, तो ये कहा जाता है सुबह शाम ब्रश करिए, मुंह की सफाई करिए। आप पूरा एक्सपर्ट्स बैठे हैं मोरल कैंसर को, जिसके लिए सबसे प्रोन आपकी ये जो बैठा हुआ है ग्रुप वो है, उसको रोकने के लिए ये सिर्फ 2 चीजों पर आप ध्यान दे दें। कहा जाता था ना सुबह भी ब्रश करो, शाम को भी ब्रश करो, सफाई रखो और अपने मुंह की, शरीर की सफाई रखो। ये सारी चीज पहले क्लास में पढ़ाई जाती थी, अब KG में पढ़ाई जाती है ना। तो आप सारे, और वो जब हम बड़े हो जाते हैं, जब इस उम्र में जाते हैं, तो जो चीजें उसको हमें बताई गई, इस समय हम सारे चीज के लिए समय निकाल लेंगे। हम रात को 12 बजे तक बैठकर टेलीविजन देखेंगे, लेकिन सोते समय ब्रश नहीं करेंगे। हम वो चीजें खाएंगे जिसको जो हम पीछा जा करके उसके लिए पूरा ग्रुप तैयार हो जाएगा, और हम, लेकिन ये नहीं करेगा कि आज की पार्टी में आज चलो हम लोग आज फ्रूट्स खाएंगे, जो के बाद
नोबडी, जो नया जनरेशन आ रहा है इनके आप देखें 2 चीज ओरल कैंसर के लिए मेरा मैसेज, मैं उतना ही आपसे कहता हूं, सबसे बड़ी सर बात होती है कि मस्तिष्क जो है, ये जो भगवान ने बनाया है वो बिल्कुल कंप्यूटर की तरह है। आप जो सुनते रहते हैं, हमने कंप्यूटर ऑन किया, प्रोग्राम चलता रहता है, लेकिन अगर आपने सेव बटन नहीं दबाया तो जो ही कंप्यूटर बंद हुआ हो गया। वैसे ही आपका सेव बटन, मैं चाहता हूं, मैं उतनी चीज आपको बताना चाहता हूं जहां सेव बटन दब जाए, और आदरणीय अग्रवाल साहब के लिए प्रिंसिपल साहब द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया गया कार्यक्रम सफल हो जाए, आप वो चीज लेके जाएं जिससे हम इस कैंसर की जो टाइटल है बीट इट ट्रीट इट नहीं दिया गया, जस्ट बीट इट। तो उस बीट करने के लिए हम अपने बच्चों, हम अपने बेटे बेटियों से क्या करना चाहें, उस पर हम आपको जैसे फोकस कर रहे हैं। आपने सिर्फ 2 चीजों को, एक तो आपका तंबाकू से संबंधित, चाहे वो सिगरेट हो, चाहे पान मसाला हो, चाहे पान हो, यदि आपने उसको लेना बंद कर दिया तो आप ओरल कैंसर से लगभग 90% निजात पा गए। आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ओरल कैंसर होने का चांसेस घट, सिर्फ एक काम आपने कर दिया। और मैंने बताया कि इससे कोई चीज को ट्रांजिएंट आपको प्लेजर होता है, ज्यादा नहीं होता है। सेकेंड चीज, यदि आपने सुबह से सिर्फ 2 केवल अपने यहां नोट कर लो, एक, आप तंबाकू से संबंधित कोई चीज नहीं लेंगे, यदि ले रहे हैं तो उसको बंद कर देंगे, और यदि लेना भविष्य में कोई आपको बताए तो आप उसको कहेंगे, उसको भी अपनी तरफ मोड़ लाएंगे, उसकी तरफ नहीं होंगे। ठीक है। दूसरी चीज, सुबह शाम सिर्फ ब्रश करके आप अपने ओरल हाइजीन को मेंटेन करें। तो 2 चीज यदि आपने कर लिया तो बहुत बड़े कैंसर को आपने बिना ट्रीट किए बीट कर। सेकेंड, हमारी बच्चियों के लिए कि सबसे ज्यादा कैंसर आप में सर्वाइकल कैंसर होता है और ब्रेस्ट कैंसर होता है। ब्रेस्ट कैंसर के लिए आप देख सकते हैं कि आपने लंप अपने सेल जो आपने जनरेशन के बच्चे लगभग 18-19 साल के 20 साल के पीजी में होते हैं, बच्चे हो जाते हैं, ये आपका देखना हो जाता है कि आप अपने यहाँ स्वयं लंप देख सकते हैं। ये कहीं अनयूजुअल लंप है तो उसको स्क्रीनिंग सेंटर में, अनफॉर्चुनेटली लखनऊ में बैठे हुए लोगों के लिए आपके पास डॉक्टर राम लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, इसमें कैंसर का स्पेशलाइजेशन। आपके पास आपके बगल में कानपुर में जेके इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर, आपके इसके डायरेक्टर बैठे हुए हैं। आपके बगल में सीपीजीआई, जिससे मैडम ने आपने बोला, आपके बगल में किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, 4 बड़े स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूट्स हैं। यहाँ के बीच में रह करके यदि आपको लंप हो जाए, आपको ब्रेस्ट कैंसर हो जाए और लेट स्टेज में उसका पता चले, तो ये सबसे बात ज्यादा हो गया कि हमारे बीच में न हमने अवेयरनेस जनरेट कर पाया, न चाहते हुए शिक्षकों ने कर पाया, न एक्सपर्ट्स ने, न समाज में जो लोग अवेयरनेस जनरेट करते हैं उसको। तो मेरे बच्चों, जब आपको ये नजर आए, इन 4 में से कहीं भी जाकर के दिखा करके एक बार स्क्रीनिंग अवश्य करा लें, आपका ब्रेस्ट कैंसर की परसेंटेज आपकी घट जाएगी। इसके साथ जो सर्वाइकल कैंसर है, बहुत सारे कारण हैं, लेकिन एक जो आप कर सकते हैं वो है आपकी मेंस्ट्रुअल हाइजीन। बच्चियों में मेंस्ट्रुअल हाइजीन का यदि आपने पूरी तरह से प्लान किया और यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट के जो जैसे ओरल की सफाई आप कर रहे हैं, यदि वैसे आपने करना शुरू कर दिया, तो मुझे लगता है कि आप उसी तरह से जैसे ब्रेस्ट कैंसर की तरफ ले पाया, वैसे ही आप जो है वो सर्वाइकल कैंसर पर भी आ सकते हैं। तो ये आज का जो मेरा आपके लिए मैसेज है वो सिर्फ इतना है कि एक तो आप बिल्कुल जो चाहे सिगरेट चाहे तंबाकू गुटखा उसको न लें, दूसरा जो ले रहा है उसको भी आप इस तरफ लाएं, क्योंकि उससे ये हो सकता है। और होने के बाद आपको सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज में किया तो सर्जिकल एब्नॉर्मलिटी, दूसरी 50 चीजें, जैसे मैडम ने कहा कि इतनी खूबसूरत बच्ची बाल नहीं जब आप कीमोथेरेपी किए, तो ये सारी चीजों को न देखना पड़े, और जो नाटक आपने किया वो नाटक का वो पात्र आप न बन पाए और आपका दोस्त न बन पाए। इसके उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि पहले 9 जनपदों में यहाँ पर एक चीज तो बड़े इंस्टीट्यूट हो गए जहाँ टर्शरी केयर हो गया। अब के भारत सरकार की तरफ से मैं आदरणीय प्राचार्य जी का भी और यहाँ का मैडम लोगों का भी ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि एक कार्यक्रम यहाँ पर चल रहा है, उसका नाम है नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज, कार्डियोवास्कुलर डिजीज एंड स्ट्रोक।
इस नाम से एक प्रोग्राम है, भारत सरकार का प्रोग्राम है और उत्तर प्रदेश शासन ने ये पूरी बड़ी इसको गंभीरता से इस प्रोग्राम को लेकर चलाया है। हमारे बीच में डॉक्टर गंगवार साहब बैठे हैं, ही इज पीएचडी इन डायबिटीज और आगरा मेडिकल कॉलेज में प्रेजेंटली ही इज विद मी। तो आप इस प्रोग्राम को बहुत अच्छे ढंग से देख रहे हैं, आप हैं और जमाल साहब बैठे हुए हैं जो नेशनल आपका नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम है, उनको देख रहे हैं। इसमें 9 जनपद आप लोग भी अपने यहाँ, मैं बच्चों को इसलिए बताना चाहता हूँ कि आप इन जनपद का नाम तो यदि आप उस जनपद से हैं तो जान लें कि यहाँ जिला चिकित्सालय में नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कंट्रोल सेंटर की स्थापना कर दी गई है, क्लिनिक की स्थापना कर दी गई है, जिसमें एक्सपर्ट्स बैठे हैं जो आपका बेसिक स्क्रीनिंग करने के बाद जैसी आवश्यकता है वैसा वो रेफरल करेंगे। और चीफ मेडिकल अफसर के यूनिट में एनसीडी कंट्रोल सेल गठित कर दिया गया है, जहां जाकर के आप वहां से उन जनपदों में जुड़े हुए क्या क्या लाभ आपको मिल सकते हैं इसकी सूचना यदि आपके माता पिता, कोई आपके परिवार, कोई आपके रिश्तेदार चाहें तो आप पा सकते हैं। इनमें से जो जनपद आपके हैं, जनपद से बात सुन लीजिए। इसके बाद मैं आपको धन्यवाद सब लोगों को देकर के अपनी बात पूरी करूंगा, क्योंकि मुझे जितना मैसेज देना था वो जिससे 90% चीजों को हम पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं, मेरा पब्लिक हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन में एक्सपर्टीज है, उसके पा करके हमने 90% को हम यहाँ केवल बीट कर लिया, तो 10% को ट्रीट करने के लिए जो एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं। फिर हमारी बात आपसे 90% के लिए हो रही है। ये जनपद है रायबरेली, सुल्तानपुर, फिरोजाबाद, फर्रुखाबाद, इटावा, लखीमपुर खीरी, ललितपुर, जालौन और इसके बाद है इलाहाबाद, गोरखपुर, वाराणसी, फैजाबाद, अम्बेडकर नगर, बाराबंकी, आगरा, अलीगढ़, कानपुर, कन्नौज, बरेली, मेरठ, मुरादाबाद, हरदोई, लखनऊ, सीतापुर, मिर्जापुर, बहराइच और गोंडा। ये ऐसे जनपद हैं जहां पे 10 करोड़ रुपए से चारा देकर के इनकी स्टैब्लिश किया गया है आपके कैंसर डिटेक्शन सेंटर, आपका नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कंट्रोल सेंटर और ट्रीटमेंट सेंटर। यदि आप चाहे वो मुख्य चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय में जाकर के, चाहे जो जिला अस्पताल है उसके मुख्य चिकित्सा अधीक्षक के कार्यालय में जाकर के जिसको आवश्यकता हो कम से कम एक सूचना तो आपको मिल सकती है। इसके अतिरिक्त किसी चीज की जरूरत हो कि कहाँ प्रदेश में क्या आवश्यकता है, मेरा नंबर आप नोट कर लें, मुझे SMS कर दें, क्योंकि मैं ज्यादातर जब मैं मीटिंग्स वगैरह रहता हूँ तो आपकी टेलीफोन में नहीं उठा पाता। आप SMS कर देंगे तो मैं निश्चित तरह कर लिखूंगा। यदि आपको कोई ऐसा लगता है कि हमें या किसी को है उसको कहाँ पर फ्री ऑफ कास्ट क्या सुविधाएं मिल सकती है, तो शासन की तरफ से या GM और हेड ऑफ डिपार्टमेंट नेशनल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम की तरफ उत्तर प्रदेश की तरफ से मैं ये चाहूंगा कि आपको आपके माता पिता को, आपके रिश्तेदारों को मुझसे मेरे साथ जो है हो सकता है मैं कर दूंगा। प्लीज नोट डाउन माय टेलीफोन नंबर 800-5192-532 800-5192-532। इसमें SMS आप कर देंगे, हम आपका रिस्पांस दे देंगे। बात हो सकता है कि आपसे ना हो पाए, मैं एक बार फिर सारे लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि आपने अवसर दिया। मुझे विश्वास है कि जो अनुशासन आपने यहाँ से सीखा है, यदि उस अनुशासन का अनुपालन आपने कर लिया तो we will definitely beat cancer, just beat cancer, definitely। हमारे बीच में कैंसर विशेषज्ञ के रूप में निदेशक JK कैंसर इंस्टीट्यूट कानपुर रह चुके हैं, उनको आमंत्रित कर रहा हूँ। और मैं आप बच्चों से, आप लोग अपने प्रश्न भी तैयार रखिएगा, जो भी प्रश्न करने होंगे तो आप पूछिएगा। शांत शांत ओबामा ने सबको नमस्ते किया है, तो आइए हम लोग भी करते हैं एक दूसरे को नमस्ते। नमस्ते, ठीक है। तो भाई और बहनों, हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं, तो भाई और बहनों के साथ बात शुरू करते हैं। मैं आता हूं कानपुर शहर से, जो पान मसाला गुटखा राजधानी है पूरे देश की। वहां से मैं आयोजकों का, संयोजकों का, संचालक जी का और श्रोताओं का अभिनंदन करता हूं। और चूंकि कैंसर विशेषज्ञ हूं और यूपी के सबसे बड़े सरकारी कैंसर अस्पताल का
डायरेक्टर रहा हूं, तो कैंसर को मैंने बहुत नजदीक से देखा है। तो उस नजदीकी से जो देखा है उससे आपको रूबरू कराऊं। भारतीय आंकड़ों की बात लोग नहीं करते हैं, मैं सीधे सीधे आपको भारत से जोड़ूंगा। भारत में हर साल 10 लाख लोगों को कैंसर होता है, 10 लाख लोगों को, और 7 लाख लोग कैंसर से मर जाते हैं हर साल। बड़ी संख्या है। और प्रति 1 लाख की आबादी में लगभग 100 लोगों को कैंसर होता है। तो लगभग हर 8वें 10वें घर में कैंसर देखने को मिल जाएगा आपको। तो जब यह समस्या है तो इससे जूझने के तरीके भी हमें ही इजाद करने पड़ेंगे। भारत में कैंसर को भारतीय ढंग से लड़ना पड़ेगा। विदेशी आंकड़े लेकर के, विदेशी तरीके लेकर के उसकी अपनी सीमाएं होती हैं। तो भारतीय तरीके क्या हो सकते हैं? भारत में सबसे प्रमुख कैंसर है मुख का कैंसर। कितना? 280 तरह के कैंसर होते हैं। 30% कैंसर जो है पान मसाले, गुटखे, तंबाकू की वजह से होता है। तो बड़ी संख्या है ये। विदेशों में क्या होता है? मात्र 5%। ये 25% का फर्क है। ये जो इतना फर्क है क्यों है? ये हमारी अपनी आदतें हैं। पान मसाला, गुटखा चबाना एक संस्कृति बन गया है। हमने एक संस्कृति विकसित कर ली है जिसको पान मसाला गुटखा संस्कृति कहा जाता है। बिना भेदभाव के छोटे तबके से लेकर बड़े तबके तक लोग चबा रहे हैं। और अगर आप इन चबाने वालों का मुंह देखें, मुंह खोलकर देखें, तो पूरा डस्टबिन नजर आता है। तो सबसे बड़ी रोकथाम में जो यहां लड़कियां बैठी हैं वो सबसे बड़ा सहयोग कर सकते हैं। कैसे कर सकती हैं? पान मसाला गुटखा खाने वालों से कभी शादी न करिए। यह सबसे बड़ा संदेश है कैंसर प्रिवेंशन का। कैंसर को बीट करना है तो एक संकल्प यहां से लेके जाइए, सारे लखनऊ में फैला दीजिए कि कोई लड़की पान मसाला गुटखा खाने वाले शादी नहीं करेगी और धूम्रपान करने वाले से नहीं करेगी। क्यों करे भाई? उसके वाइफ को खतरा है, क्यों करे? और पान मसाला गुटखा खाने वाला जिंदगी भर डस्टबिन बर्दाश्त करिए आप। ये कोई अच्छी बात है क्या? बिल्कुल साफ कह दीजिए कि हमें अपने जीवन में एक डस्टबिन बर्दाश्त नहीं करना है। अपने माँ बाप से कह दीजिए। तो ये कैंसर प्रिवेंशन में एक बहुत कारगर कदम हो सकता है। 3 चीजें मैं याद कराना चाहूंगा आपको। पान मसाला गुटखा खाने वालों के लिए खासतौर से, आप के अड़ोस पड़ोस में हो जो खाते हो, आप खुद देख लीजिए। अगर उनका मुंह जो है 4 सेंटीमीटर से कम खुलता है, 4 उंगलियां सीधे नहीं जा रही हैं, उनको कैंसर के डॉक्टर पास जाना है। अगर 4 उंगलियां सीधे नहीं जा रही हैं मुंह के अंदर तो जाना है, यानी सबम्यूकस फाइब्रोसिस हो रही है। पान मसाला गुटखा कैंसर की दिशा में ले जा रहा है उनको। दूसरा, मुंह के अंदर, गाल के अंदर, जीभ के अंदर सफेद और भूरे चकत्ते बनने शुरू हो गए हैं, तुरंत उनको कैंसर के डॉक्टर पास जाना है। प्री कैंसर बन रहा है वहां पर। कैंसर रातों रात नहीं होता है। कैंसर बनने में 15 से 20 साल लगते हैं। पहले प्री कैंसर होता है, फिर कैंसर बनता है। तो ये चीजें जानना जरूरी है। तीसरी चीज, कोई भी छाला या घाव मुंह के अंदर है, इलाज के बाद नहीं ठीक हो रहा है, 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन इलाज कर लिया, नहीं ठीक हो रहा है, तुरंत कैंसर के डॉक्टर को दिखाना है। ये 3 चीजें अगर आपने लखनऊ के लोगों को याद करा दी तो बहुत बड़ा जन कल्याण कर दिया आपने। और ऐसे लोग अगर डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं तो उनको कैंसर से बचाया जा सकता है, कैंसर होने से रोका जा सकता है, और कैंसर को जल्दी पकड़ करके उसको पूरी तरह ठीक किया जा सकता है। ये बहुत आवश्यक है। ये भारतीय तरीका है कैंसर पर विजय पाने का, और ये करना होगा। ये बहुत आवश्यक है। तो मैं मुंह कैंसर का एक्सपर्ट हूं वस्तुतः। मुंह कैंसर में दुनिया भर में घुमा हूं और मुंह कैंसर को लेकर के दुनिया भर में कॉन्फ्रेंस में बोला हूं, तमाम रिसर्च की हैं। तो इसलिए इस पर मैं फोकस कर रहा हूं, क्योंकि 30% है मुंह कैंसर अपने देश में। बाकी कैंसर होते हैं यहां पर, और
कैंसर का सबसे जो अचूक तरीका है, कैंसर पे जो मूल मंत्र है कि कैंसर प्रारंभिक अवस्था में पकड़ा जाए, और अगर प्रारंभिक अवस्था में कैंसर को पकड़ लिया गया तो कैंसर 100% ठीक होता है। इतनी प्रगति हो गई है चिकित्सा शास्त्र में कि 100% ठीक होता है। कैसे पकड़ा जाए? एक वार्षिक चेकअप जो हमारे कैंसर विशेषज्ञ हम लोग सब मिलकर बना रहे हैं वो होना चाहिए। वो हर एक व्यक्ति के हिसाब से होना चाहिए। उसका लाइफ स्टाइल क्या है, उसने व्यायाम कितना करता है, वो कितना मोटा है, वो उसके पारिवारिक इतिहास क्या है उसका। तो ये आप जब कैंसर विशेषज्ञ के पास जाएंगे तो वो आपके लिए कौन सा किस तरह का वार्षिक चेकअप चाहिए वो तय कर देगा। इसकी बहुत आवश्यकता है। और बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी सूचना है कि लखनऊ में ही एक बहुत बड़ा हाईटेक कैंसर इंस्टीट्यूट सरकार द्वारा बनाया जा रहा है गजरिया फार्म हाउस में। 100 एकड़ जमीन उसके लिए चिन्हित कर ली गई, फाउंडेशन स्टोन ले डाउन कर दिया गया है। मैं उसका नोडल एचओडी हूं। मेरे साथ 3 लोग और हैं। संजय गांधी से शालीन कुमार हैं, इलाहाबाद से डॉक्टर बी पॉल हैं, डॉक्टर एनसी पंत हैं। तो ये जो बन रहा है हाईटेक कैंसर इंस्टीट्यूट, ये टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल प्लस बन रहा है। यानी फिर उसके बाद यूपी के आदमी को कहीं नहीं जाना पड़ेगा कैंसर इलाज के लिए, यही लखनऊ में उपचार होगा। और इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार सेंसिटिव है, हमारे मुख्यमंत्री सेंसिटिव हैं, उनकी पत्नी भी सेंसिटिव है, मुलायम सिंह भी सेंसिटिव है। वजह उनके घर में कैंसर का इतिहास है। और कन्नौज में भी मैं इस समय मतलब सेवानिवृत्त हो गया। सेवानिवृत्त होने के पहले मुझे ये काम दिया गया था कि यहाँ का इंस्टीट्यूट प्लान कर दिया जाए। दूसरा मुझे एक काम दिया गया था कि कन्नौज के मेडिकल कॉलेज में एक कैंसर इंस्टीट्यूट प्लान कर दिया जाए। तो उसको इसका छोटा संस्करण मैंने वहां प्लान कर दिया, इम्प्लांट कर दिया। अब वो पहले बनना शुरू हो गया। यहाँ चूंकि बड़ा है तो अभी आर्किटेक्ट फाइनल हुआ है, आर्किटेक्ट डिजाइन बना रहा है, तो वो फाइनल होगा। वहां पर 4 मंजिल बन भी गए। हफ्ते में 1 दिन वहां जाता हूँ। मुझे दोबारा नौकरी मिल गई है रिटायर होने के बाद, तो कॉन्ट्रेक्चुअल कर हूँ, तो हफ्ते में 1 दिन जाना पड़ता है, देखना पड़ता है। तो 2 बहुत अच्छे कैंसर संस्थान, हाईटेक कैंसर संस्थान जो जेके संस्थान से भी अच्छे होंगे, वो आपके प्रदेश में आ रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है, खुशखबरी है। और हमें अगर सरकार ये कर लेती है अपने पूरे समय में तो ये बहुत अच्छी उपलब्धि होगी। तो ये कैंसर से आपको लड़ाई जो लड़नी है। अब बात आती है कि बहुत से लोग कहते हैं कि जो लोग पान मसाला गुटखा खाते हैं उनको भी कैंसर नहीं होता, खाते खाते मर जाते हैं, कैंसर नहीं होता है। बहुत से लोग और भी तमाम काम करते हैं। और तो ये क्या है? तो एक साइंटिस्ट हैं, उनका नाम वोगल्सकी। उन्होंने जनवरी 2015 में एक आलेख लिखा, कैंसर में बैड लक। कैंसर में बैड लक क्या है? जॉन हॉपकिंस चुके हैं वो अमेरिका के। तो ये बैड लक को लोगों ने सोचा कि ये दुर्भाग्य है कैंसर में, तब कैंसर होता है। वास्तव में ये दुर्भाग्य है, लेकिन कैसे है दुर्भाग्य? कैंसर होता कैसे है? उसकी प्रक्रिया अभी तक बहुत इतनी मुश्किल है कि हम उसका टिप ऑफ द आइसबर्ग खाली देख पा रहे हैं। क्या होता है कि हमारी जो कोशिकाएं हैं, 1 ट्रिलियन कोशिकाएं लगभग एक मानव देह में होती हैं, और वो कोशिकाएं बराबर डिवाइड करती रहती हैं आपस में। जब डिवाइड करती हैं तो कुछ परिवर्तन होते हैं जो कहते हैं म्यूटेशंस है। ये म्यूटेशंस जो हैं बराबर होते रहते हैं, और तमाम ज्यादातर म्यूटेशन जो हैं इस कोशिका विभाजन में समाप्त हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। लेकिन कुछ म्यूटेशन होते हैं वो फिक्स हो जाते हैं। जो म्यूटेशन फिक्स हो जाते हैं वो कैंसर का कारण बनते हैं। लेकिन ये फिनोमेना ऑल एंड नन है। कौन सा म्यूटेशन किस व्यक्ति को फिक्स हो जाएगा ये कोई नहीं जानता। इसको जानने का कोई तरीका भी नहीं। तो ये म्यूटेशन जो है, आपकी अगर प्रतिरोध क्षमता अच्छी है, हो सकता है म्यूटेशन रिपेयर हो जाए। लेकिन जो म्यूटेशन फिक्स हो गया तो जो कैंसर सप्रेशन जीन होता है उसका स्विच जो है ऑफ हो जाता है।
यानी उसने काम करना बंद कर दिया, कैंसर को सप्रेस करना बंद कर दिया, फिर कैंसर तेजी से बढ़ता है। तो ये जो म्यूटेशन है ये किस वक्त में कब होगा, कैसे होगा, कहां होगा, कोई नहीं जानता। इसीलिए कैंसर में बैड लक वाली बात भी आती है कि वो बैड लक हमारे साथ है या आपके साथ है, किसके साथ है, कोई नहीं जानता। लेकिन ये जो कारक हैं ये निश्चित रूप से पता है कि तंबाकू की 40% कैंसर तंबाकू की वजह से होते हैं। 40%, खाली मुंह का नहीं, और भी कैंसर होता है तंबाकू की वजह से। तो 40% कैंसर में तंबाकू का इतिहास होता है। फिर हमारी लाइफ स्टाइल है, जैसा बताया, फास्ट फूड। आजकल वीकेंड पे घर में खाना नहीं बनता, बीच में कभी कभी बनता नहीं, घर में खाना बनाने को माने लोग नहीं फुर्सत है, चलो खाते हैं कुछ घर से बाहर से। फास्ट फूड का चलन हो रहा है, तो उसमें हमारे यहाँ आंतों का कैंसर, हम जैसे वेस्टर्न कंट्रीज में ज्यादा होता है, यहाँ कम होता है। अब हम भी उनकी बराबरी कर रहे हैं इस मामले में। फास्ट फूड की वजह से हमारी आंतों का कैंसर बढ़ रहा है। तो ये लाइफ स्टाइल इसको कहते हैं। तीसरा, व्यायाम की कमी। जो मोटी औरतें होती हैं उनको ब्रेस्ट कैंसर ज्यादा होता है। फिजिकल एक्टिविटी, ब्रेस्ट फीडिंग जरूर करानी चाहिए। ब्रेस्ट फीडिंग ना कराने से कैंसर होने की संभावना ज्यादा होती है। तो ये सारे कारण हैं, बहुत सारे कारण हैं कैंसर के, क्योंकि 280 तरह कैंसर है। हर एक का अपना कारण होता है। बाकी बैड लक भी होता है, जैसा कि अभी हाल में चर्चा हो रही है, इस समय पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है उस पेपर की कि बैड लक क्या है कैंसर में। बैड लक ये है, उसको सही ढंग से समझने की आवश्यकता है। तो ये रही बात कैंसर की। तो आज वर्ल्ड कैंसर डे है। एक संदेश तो मैंने आपको दे दिया, और जो संदेश मैंने फेसबुक पर डाले हुए हैं, कुछ की चर्चा मैं आपसे कर देता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं। कुछ विनम्र अनुरोध हैं जो सबसे किए गए हैं। पहला अनुरोध है सभी से, सभी लोगों से। क्या है? कृपया स्वयं पान मसाला और तंबाकू के प्रयोग से दूर रहें और दूसरों को दूर रहने के लिए प्रेरित करें। कैसे प्रेरित करेंगे दूसरों को? हाथ जोड़ के, भैया मान जाओ। नहीं माने तो उसके लिए सरकार ने प्रावधान कर रखा है। पब्लिक प्लेस पे धूम्रपान करना, पान मसाले को खाने से 2000 रुपए जुर्माने का प्रावधान है। तो आप सीधे पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट कर सकते हैं कि भाई साहब नहीं मान रहे हैं, समझा रहे हैं, नहीं मान रहे हैं। तो एक तरीका ये भी है। पहले अपने घर को तंबाकू मुक्त करें, फिर अपने मोहल्ले को तंबाकू मुक्त करें। आपका महानगर अपने आप तंबाकू मुक्त हो जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको संगठन बनाने चाहिए, एनजीओ हमको काम करना पड़ेगा। जैसे आपका ये संगठन है, ऐसे संगठन बहुत सारे चाहिए जो इस लखनऊ महानगर को तंबाकू मुक्त कर दें। तो एक तरीका ये है। ये सभी अनुरोध है। दूसरा अनुरोध अविवाहित युवतियों से मैंने कर ही लिया कि पान मसाला तंबाकू खाने वालों से विवाह न करें, इन्हें आगे कैंसर हो सकता है। ये मुझसे है। तीसरा अनुरोध नेताओं से है कि पान मसाला और तंबाकू व्यापारियों से चुनाव फंड ना लें। बहुत ज्यादा चुनाव फंड देते हैं ये। हमारे जितने पान मसाले गुटखे व्यापारी कानपुर में है ना, वो एमपी एमएलए बिना उनके फंड के जीत ही नहीं सकते। ये एक मुसीबत है। चौथा अनुरोध है मीडिया से कि पान मसाला के विज्ञापनों से थोड़ा परहेज कर लीजिए। पूरे पेज का विज्ञापन छपता है पान मसाले का, तो कितनी गलत बात है। और सरकार से तो मैं लड़ ही रहा हूं, यूपी की सरकार से, कि कैंसर निदान और उपचार को प्राथमिकता दें। तो प्राथमिकता देना शुरू कर दिया उन्होंने, और ये प्राथमिकता जारी रहे, कोशिश ये रहेगी। नरेंद्र मोदी से भी बैठक हो चुकी है, उनसे भी बात हो चुकी है कि इसको प्राथमिकता देना है, क्योंकि आवश्यकता है। 7 लाख लोग मर रहे हैं कैंसर से हर साल, उससे हमें लड़ना है। तो अगर ये जो मैंने विनम्र अनुरोध किया है, अगर ये कहीं मान लिए जाए तो 40% कैंसर नहीं होगा देश में। जो 10 लाख लोगों को हो रहा है, 4 लाख लोगों को नहीं होगा। और यही कैंसर की रोकथाम का मूल मंत्र है, भारतीय मूल मंत्र है, भारतीय तरीका है। और ये 2 पंक्तियों के साथ मैं बात समाप्त करूंगा। आप सब लोग युवा हैं, युवाओं से हमें क्या अपेक्षा है? ये हमारे यहाँ सेवक बस है, कानपुर में कभी घूमे,
उनका एक अर्थी महाकाव्य है, उसकी 2 पंक्तियां सुनाऊंगा कि जो होता है होने दो, यह पौरुषहीन कथन है। जो होता है होने दो, यह पौरुषहीन कथन है। जो हम चाहेंगे वह होगा, जो हम चाहेंगे वह होगा। इन शब्दों में जीवन है, इन शब्दों में जीवन है। कोई प्रश्न आपके दिमाग में हो, एक बात तो निश्चित है कि जो हमारी बच्चियां हैं वो कैंसर कॉज, बट majority of people present here have tea and coffee in their daily routine, and I heard that it consists of nicotine. So my question is that nicotine can cause cancer or not? और बच्चे जो सवाल पूछना चाहे पूछ ले सर। एक संगठन है फ्रांस में, लियोन में, जो ये तय करता है कौन से केमिकल जो है कैंसर कारक है। निकोटीन कैंसर कारक है, उससे कैंसर होता है। तो ये निर्विवाद सच है कि जहां भी निकोटीन है यानी तंबाकू है, वहां कैंसर होना है। तो मात्रा होती है बहुत कम होती है। चाय के कुछ फायदे भी होते हैं, डायबिटिक होती है, आपके गुर्दों को स्वस्थ रखती है। कॉफी में भी कुछ अच्छी चीजें होती हैं, उसमें कैफीन होती है, निकोटीन नहीं होती, ठीक है। और चाय में भी जो एल्कलॉइड होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, ठीक है, उनका कैंसर से कोई वास्ता नहीं। कैंसर वापस आता है। पहले साल में कैंसर आने का खतरा सबसे ज्यादा होता है। जैसे जैसे समय बीतता जाता है वो खतरा कम होता जाता है। अगर 5 साल हो गए हैं तो ये मान लिया जाता है कि कैंसर वापस नहीं आएगा, लेकिन ये सच स्तन कैंसर के लिए या ओवेरियन कैंसर के लिए नहीं है। यहां पर 20 साल का समय चाहिए। इसलिए शुरू के पहले साल में हम चाहते हैं आप ठीक होने के बाद हर माह दिखाने आए, 5 साल तक आए, उसका समय बढ़ा दिया जाता है, 6-6 महीने कर दिया जाता है। और कैंसर अगर वापस आ गया तो फिर उसका उपचार मुश्किल होता है। इसलिए हम नहीं चाहते हैं कि वापस आएगी तो बहुत प्रारंभिक अवस्था में आए। तो उसके लिए कुछ ट्यूमर मार्कर्स होते हैं रक्त में। रक्त परीक्षण से ये पता लग जाता है कि वो ट्यूमर मार्कर रक्त में आ गए हैं क्या, उससे कैंसर को हम पता कर सकते हैं। जैसे परीक्षण है कि कैंसर की वापसी का संकेत हमें मिल जाता है। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि सर आई वाज अ चेन स्मोकर और मैंने क्विट किया है और अभी मेरे लंग में टार है और वो मेरे कफ के थ्रू आता है। मैंने काफ़ी चेकअप वगैरह कराया है, मैं 1.5 साल से ज़्यादा हो गया पीके सर के कहने पर मैंने छोड़ा था और अभी भी मुझे पैसिव स्मोकिंग के थ्रू मेरा बड़ा मतलब उस समय एडिक्शन बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। जब कोई धुआं आता है तो मेरा पीने का मन होता है, मैं वहाँ से भाग जाता हूँ और बहुत कंट्रोल करता हूँ। लेकिन फिर भी अभी शायद मुझे ब्रोंकाइटिस है और मैं जानना चाहता हूँ कि टार मैं बाहर निकाल सकता हूँ किसी चीज़, मतलब कुछ भी एक्सरसाइज है मैं कर रहा हूँ, योगा भी कर रहा हूँ, मैं साइकिलिंग भी कर रहा हूँ और मैं अपने अंदर की टार को बाहर निकालना चाहता हूँ। बस ये कुछ एक उदाहरण है, एग्जाम्पल है। इसने ऑनेस्टली बताया कि ये चेन स्मोकर था और इसने छोड़ दिया। तो मामले ने कहा वी कैन डू इट, सो इफ ही कैन डू इट एवरीवन कैन डू इट, है ना। तो सौरभ आपने बहुत ज्यादा, एक तो आज आपने ये बात अपनी ऑनेस्टली बताई, तो आपने बहुत अपने मेंटल स्ट्रेंथ का जो है हमें एग्जांपल दिया एंड आई मस्ट कांग्रेचुलेट यू। जो टार उसमें डिपॉजिट हो गया उसको बाहर लाने का कोई ऐसा जादुई तरीका नहीं है, लेकिन अब अगर आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल लीड करोगे, स्मोकिंग से दूर रहोगे, इन स्पाइट ऑफ ऑल द प्रोवोकेशंस यू आर गेटिंग, जब और लोग कर रहे हैं पैसिव स्मोकिंग, आपको उसकी स्मेल आ रही है या कोई टेंशन का टाइम है, उस तब भी आपको अपने विल पावर के द्वारा अपने आप को रोक के रखना है। तो जब आप कई सालों तक जब आप स्मोकिंग छोड़ के रखोगे तो आपके सारे रिस्क जो है वो नॉर्मल हेल्दी नॉन स्मोकर के बराबर हो जाएंगे, पर इसमें कुछ समय लगता है, आपको पेशेंस दिखानी पड़ेगी। और उसके अलावा योगा और रेस्पिरेटरी एक्सरसाइजेस दे आर वेरी गुड फॉर यू, ठीक है। अगर मैं क्वेश्चन ये कि अगर सपोज कैंसर हो जाता है, क्या होम्योपैथिक और ऑर्गेनिक वैसे? आई थिंक डॉक्टर दीक्षित कैन आंसर दैट बेटर, डॉक्टर प्यारी इज गोइंग टू आंसर इट।
पहले तो संस्था के द्वारा आपको विशेष सम्मान मिलना चाहिए, आज प्रमाण पत्र विशेष मिलना चाहिए आपको कि आपने छोड़ा। और जो आप भी कह रहे हो, अभी तक मेरे कई मरीज भटकते हैं, कोई होम्योपैथी में चला जाता है, जो कैंसर का इलाज लंबा होता है ना, तो बहुत से लोग इलाज के दौरान जब डायग्नोसिस होती है ना, उसी समय वो तनाव में आ जाते हैं। कैंसर एक सतत आतंक है, सतत आतंक है, कॉन्टिन्यूस मतलब। तो वो आतंक के जब घेरे में आते हैं ना, तो उस समय भटकते हैं, वो भटकाव का पीरियड होता है, धीरे धीरे एडजस्ट कर जाते हैं वो। तो होम्योपैथी में भी जाते हैं, आयुर्वेद में भी जाते हैं, बाबा रामदेव के पास भी जाते हैं, लखनऊ में भी कुछ ऐसे ब्राह्मण जैसे लोग संस्थाएं हैं, उनके पास भी जाते हैं। लेकिन अभी तक ऑन रिकॉर्ड कोई भी ऐसा पेशेंट मेरी जानकारी में नहीं है, कम से कम मैं 7,000 मरीज हर साल देखता रहा हूं, कि जो यहां से ठीक होकर के मेरे पास आया हो और कहा होगा डॉक्टर साहब मैं तो वहां से ठीक आया हूं, मेरा चेकअप कर लीजिए। अगर ऐसा कोई मिल जाएगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। वो जेनेटिक होते हैं, लेकिन वो ऐसे ट्रांसफर नहीं होते हैं कि बेबी पैदा होने वाला है और उसको बेबी कैंसर हो जाएगा। ऐसा कैंसर छूत की बीमारी कतई नहीं है, ये बिल्कुल दिमाग से निकाल। अच्छा सवाल है। मेकअप है आपके पेरेंट्स का, वो जेनेटिक मेकअप जो आप में आता है वही आएगा रोशनी में, बच्चों में आएगा। तो वो प्रोबेबिलिटी है, पर्टिकुलर टाइप आप कैंसर के होने की प्रोबेबिलिटी को बढ़ा देता है, दैट इज जेनेटिक मेकअप। तो आप जैसे मैडम बताया, सर ने बताया कि आपका ये किसी भी तरह से कोई भी कैंसर छुआछूत से नहीं होता, क्लियर से। और वो आपका 2% जैसे बताया आपका जेनेटिक कैंसर, वो हेरिडिटरी कैंसर, वो जेनेटिक मेकअप पर डिपेंड करता है, वो जीन्स के द्वारा हमें ज्यादा ट्रांसफर होता है। थैंक यू सर मेरा नाम मयंक। आपको बताऊं, जितना तंबाकू पान मसाले गुटखे से रेवेन्यू मिलता है, उससे 3 गुना ज्यादा खर्च करना पड़ता है कैंसर के इलाज में। फिर भी सरकार क्यों नहीं रोकथाम करती, मतलब रोक लगाती है? सरकार की अपनी सीमाएं और जागरूकता का कोई विकल्प नहीं है। जब लोग खाएंगे नहीं, जो लोग धूम्रपान नहीं करेंगे, तो किसके लिए ये लोग बनाएंगे? पहली चीज है कि जागरूक हो जाइए और आप बैन कर लीजिए। गुजरात में शराब बैन की गई, गुजरात के लोग क्या शराब नहीं पीते हैं? पीते हैं। तो बैन की अपनी एक सीमा होती है। तो जागरूकता ही सबसे बड़ा अस्त्र है। जागरूक हो जाइए, फिर सब ये बैन बेकार है। सरकार अपने आप ही मजबूर हो जाएगी, अरे क्यों बेकार इस घाटे की फैक्ट्री को चलाने से क्या फायदा, कोई आमदनी देती नहीं। क्रिकेट कर रहा है अंदर, वहां पर घाव बनाए हुए बना रहा है, उसको तुरंत निकलवा दी, वो कैंसर बना सकता है। लेकिन ये जो ब्लीडिंग होती है, इनको प्रॉपर इलाज के लिए ये ठीक हो जाती है, इनसे कोई कैंसर नहीं होता। बेटा कॉज अगर विटामिन सी डेफिशिएंसी है, आप अगर डेंटल सर्जन के पास या डॉक्टर के पास जाओगे, वो आपके बताएगा और आपको ट्रीट करेगा, तो ये चीज बंद हो जानी चाहिए। उसके बावजूद अगर ये चले तो यू मस्ट कंसल्ट समवन टू फाइंड आउट कि ये कोई और चीज तो नहीं है। ब्लड कैंसर में कभी कभी ऐसा होता है कि गम्स में ब्लीडिंग होती है, उसका सिम्टम है, तो इसलिए जो है वो सही करेंगे डॉक्टर साहब कि वो चेक करा लेना चाहिए कि ब्लड कैंसर तो नहीं है उस व्यक्ति को, लेकिन ये है कि उस ब्लीडिंग से कैंसर नहीं होगा, कैंसर की वजह से ब्लीडिंग हो सकती है। सर मेरा नाम प्रतीक है। प्रत्यक्ष और तो आपकी वजह से दूसरे लोग आपका धुआं लेने को विवश हैं, वो पैसिव है। तो पैसिव स्मोकिंग से भी कैंसर होता है। कंडीशन बेडरूम में धूम्रपान करते थे, उनकी पत्नियों को फेफड़े का कैंसर हुआ, तो इसलिए इस पर ध्यान दिया गया। धीरे धीरे पब्लिक प्लेसेस में आपने देखा होगा धूम्रपान मना हो गया है, इसीलिए कि भाई जो नहीं पी रहे हैं वो क्यों कैंसर दूसरे की वजह से पाएं। तो ये पैसिव स्मोकिंग कैंसर पैदा करती है, ये एक सच है। Two more questions. Go to the another doctor who can give you the right opinion. ये important है। क्या वो दिमाग पर हत्या को कंट्रोल? शराब एकदम से छोड़ेंगे, कोई समस्या होती है तो आपकी मदद कर सकता है, और शराब छोड़ने से ऐसी कोई समस्या नहीं होती है जो जानलेवा हो। इसमें एक बात मैं ऐड करना चाहूंगी कि शराब और तंबाकू ना छोड़ने से जो समस्याएं होती हैं वो ज्यादा गंभीर है। ये आपको बार बार दोस्त रिश्तेदार जो आपके खराब वाला पीयर ग्रुप है
वो बोल सकते हैं कि छोड़ोगे तो ये होगा, ना छोड़ने से बहुत चीजें होंगी, ठीक है, छोड़ दो, अंडर मेडिकल सुपरविजन छोड़ो। दैट इज गांव में प्रोग्राम लाया, मेरा गांव मेरी पहचान सोसाइटी का नुकसान गांव, तो वहाँ पे हमको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि अगर हम लोग काम नहीं करा रहे साथ छोड़ देंगे। ऐसा नहीं है, ये जागरूक मेरे अंदर स्टार्टिंग स्टेज तो नहीं हो रही है, तो एग्जैक्ट एक जगह जहाँ पे जा करके आप अपनी पूरी बॉडी का चेकअप करा सकते हैं और इस पूरी प्रक्रिया में कितने पैसे लगते हैं। तो ये देखिए एज ग्रुप क्या है, ठीक है, दूसरा उसके हिसाब से जांच होगी। कैंसर 280 तरह के होते हैं, हर कैंसर की जांच तो नहीं करी जाएगी आपके लिए, कुछ चीजें तो ऐसी देख के बता दिया कि कैंसर नहीं है आपको, कुछ के लिए जांच की आवश्यकता होती है, वो जांच कैंसर एक्सपर्ट बेहतर ढंग से तय कर सकता है। इसीलिए अब इस समय कहा जा रहा है कि अगर आपको कोई भ्रांति भी है तो आ जाइए कैंसर एक्सपर्ट के पास, वो तय कर देगा आपको जांच की आवश्यकता है कि नहीं। थोड़ा सा मैं ऐड करना चाहूँगा, जब मैंने आपको एक चीज बता रहे थे कि एक प्रोग्राम, नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज एंड स्ट्रोक है, उसमें मैंने आपको 28 जनपदों का नाम लिखवाया। वो इसीलिए लिखवाया कि फ्री ऑफ कॉस्ट स्क्रीनिंग फैसिलिटीज वहाँ पर हैं और आप जाएंगे, आपका लेकिन आपको कोई चीज डॉक्टर ने आपको अपने आप बताएगा कि आपको आवश्यकता भी है कि नहीं है और किस तरह के टेस्ट की आवश्यकता है, ये सब यहाँ पर है। स्पेशलाइज्ड जो सेंटर्स हैं उसको आपने सुन लिया कि मेडिकल कॉलेजेस में है, यहाँ आपका है लेकिन वो आपका टर्शियरी लेवल केयर सेंटर है, वो बाद में जाने की जगह पर प्राइमरी लेवल पर जो इन आधे इस समय इस वर्ष तक प्रदेश के आधे जनपदों में ये कैंसर डिटेक्शन सेंटर की स्थापना का लक्ष्य रखा गया, जिसमें 28 जनपद लिया गया है। अगले वर्षों तक आते आते और जिस तरह कैसे सरकार है कि प्रायोरिटी प्रोग्राम के रूप में लिया रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। मैं यहाँ उत्तर प्रदेश के नेशनल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम का हेड हूँ, मुझे मालूम है कि आप नियर फ्यूचर में आपको ये प्राइमरी स्क्रीनिंग सेंटर हर जिले में बना दिए जाएंगे और कहीं भी आप जाएंगे और सारे फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, आपको कोई पैसा अलग से कुछ नहीं। प्रदर्शन में भाग लिया था वो यहाँ पर आ जाए, उनको सम्मान पत्र दिया जाएगा और जिन विद्यार्थियों ने प्रश्न पूछे थे वो भी आ जाए। प्रश्न बहुत एक दूसरे का ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हैं? फिर अपना अपना ले लीजिएगा, ये पकड़ो तो बात आप देखना कौन उसका है। पीछे आओ, चलो आप बैठ जाए पीछे से। कैसा लगा? आगे भी करते रहेंगे।